हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी हां, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भर भर के हमने चर्चा करी है। सबसे पहले हमने समझा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। फिर हमने जाना भाई पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो तो आप किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए दूसरे पॉइंट को रेफरेंस यानी कि इंफिनिटी पे ले लेते थे। हाँ सर बिल्कुल। तो बस वही सारी बातें आज मैं फिर से दोहराऊंगा, कुछ पुरानी बातें रिकॉल कराऊंगा, फिर एक रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालना सिखाऊंगा, फिर आपको एक स्फेयर की वजह से पोटेंशियल निकालना सिखाऊंगा, है ना। तो अलग अलग केसेस आएंगे, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ना फॉर द स्फेयर, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, वैसे ही हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए भाई। सो मेरा नाम आशीष कपलेश, मैं पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं एंड मेरा ये एक्सपीरियंस आपके लिए फायदेमंद है अगर मेरी कई हुई बातों को फॉलो करोगे तो। पहली इंपॉर्टेंट बात ये होती है बेटा कि जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पे उनको लिखो, अपने नोट्स बनाओ, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप नोट्स जरूर बनाएं, अपने टॉपिक वाइज जो भी एक्सप्लेनेशंस हो रहा है उनको लिखिए अपने हाथों से। बेटा डीपीपी आपको मिलती है आफ्टर एवरी लेक्चर, आपको डीपीपी मिलती है, वो डीपीपी सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो वो डीपीपी आपके लिए फायदेमंद होगी। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होंगे आपको करने, ये क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, डीपीपी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इवन डीपीपी के सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हर एक चीज हमारी साइड से आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आपको बस इतना सा करना है, ये डीपीपी लेनी है, सॉल्व करना है। इनकेस किसी क्वेश्चन में फंस गए तो उसका सॉल्यूशन दे लेना, वो सॉल्यूशन हमारी तरफ से ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना है हम लोगों को। ये क्वेश्चंस भी मैं ही दे रहा हूं आप लोगों को, हम ही दे देंगे आप लोगों के क्वेश्चंस भी, ताकि आपको कोई ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो ये क्वेश्चंस कीजिए बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें देखो, कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हो ना तो उस चैप्टर के ये सारी चीजें आपको कवर करना जरूरी है। ऑल तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा पार्ट कवर करवा दूं यही लेक्चर में, लेकिन फिर भी कुछ चीजें रह जाती है, तो वो जो रही हुई चीजें हैं ना, बची हुई चीजें हैं, उनको खुद से सॉल्व कीजिए। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके डॉट सॉल्विंग सेशन, टेस्ट पेपर्स एंड जो भी आपकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स होगी, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारी तरफ से 100% सपोर्ट हम आपको दे रहे हैं। बस आप अपनी प्रिपरेशन एक प्रॉपर पैटर्न के हिसाब से कीजिए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के हिसाब से कीजिए, सो दैट आपका सिलेक्शन 100% हो। तो भाई फॉलो करोगे तो फायदा मिलेगा, है ना। मक्कारी कहीं पे भी करती तो घाटा तो तुम्हारा ही होगा फिर से। तो बेटे इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो हम जो बोलते जा रहे हैं उस हिसाब से फॉलो अप करते चलिए। जैसे अभी मैं बोलने जा रहा हूं कि नोट्स बनाना, ठीक है, तो पेन और पेपर तो होना चाहिए नोट्स बनाने के लिए। तो जब भी कोई लेक्चर टॉपिक आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा तो उसको लिखोगे भी तो सही, है ना। तो पेन और पेपर होना जरूरी है। तो बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या जिसको हम प्यार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह देते थे, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये हमें बहुत अच्छे से पता है सर। यही जाना था कि सर यहां पे अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या करें सर। अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे किसी यूनिट चार्ज को लेके आ जाओ। इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क डन किया होगा दैट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट पी। तो भाई पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा इट इज गिवन बाय डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइड बाय किस चार्ज को लेके आ रहे हो, क्यू नॉट को लेके आ रहे हो। सो ये है फॉर्मूला पोटेंशियल का, ये तो हमने पढ़ा था। फिर हमने बोला था कि देखो भाई ऐसा है ना कि ये पोटेंशियल किसी पॉइंट के लिए नहीं, हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअल में यहां पे ये इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, डेल्टा वी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइड बाय क्यू। ये ज्यादा सही तरीका है लिखने का बेटा। दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ राइटिंग दिस, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है। एक्चुअल में फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया जाता है। सर फिर वो P पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे फाइंड करें। तो आपने दूसरा पॉइंट कहां लिया बेटा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज द रेफरेंस पॉइंट। अच्छा तुम लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे सर ये क्या है एकदम से शुरू हो गया अब तो। बेटा ये सब पुरानी बात है,
पुराने लेक्चर अगर आप एक बार खोल के देखोगे तो उन सारे लेक्चर्स में सारी बातें मैं बता चुका हूं, तो बस एक बार रिवाइज कर लो इसको, ठीक है। तो यहां पे बेटा रेफरेंस पे पोटेंशियल जो होता है जीरो होता है। इनिशियली कहां थे? इन्फिनिटी पे। बाद में कहां पहुंचे? पी पॉइंट पे। तो डेल्टा वी को लिखेंगे वीपी माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट। बेटा अगर इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है तो यहां पे वीपी को लिखा जाता है डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट। घूम फिर के बात वही आ जाती है, लेकिन हाँ बात को ढंग से लिखना बहुत जरूरी है। घूम फिर के आपको वही आंसर मिलेगा, लेकिन उसका प्रॉपर तरीका हमें पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हवा में तीर चला दिया, है ना। तो पोटेंशियल की बातें आप समझते थे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप जानते थे, इसकी यूनिट वगैरह आपको पता थी। इसकी यूनिट होती है वोल्ट, बहुत ही शानदार, वोल्ट इज द यूनिट फॉर दिस। फिर हमने पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला था, याद आया, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पूरा डेरिवेशन किया था इस पे, तो हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने इस पे पूरा डेरिवेशन किया था, अगर आपको याद हो तो बेटा। हाँ डेरिवेशन किया, हमने बोला यार यहां पे कोई चार्ज है कैपिटल Q और इस चार्ज से r डिस्टेंस पे दिस इज द पॉइंट P एंड मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है एट द पॉइंट P। तो यहां पे कोई चार्ज Q है और इस चार्ज Q से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P था जहां पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना था। कहानी बड़ी सिंपल थी, इंफिनिटी से किसी चार्ज को यहां तक लाना था, इंफिनिटी से किसी चार्ज को यहां तक लाना था। तो मैंने बोला यार इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी। सिंस इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, और जो आप वर्क डन कर रहे हो वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होना था। भाई पूरा डेरिवेशन वगैरह किया था, एंड डेरिवेशन करने के बाद वी कम टू नो दैट डेल्टा वी इक्वल्स टू, याद आया कुछ, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय इंफिनिटी, वीपी माइनस वी इंफिनिटी इक्वल्स टू के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय इंफिनिटी। याद आया कुछ? ऐसी बातें करी थी, डेरिवेशन सॉल्व किया था बेटा हम लोगों ने। वैसे तो फॉर्मूला बना था डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल। अब वो डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या था, उसका पूरा इंटीग्रेट किया था हमने, याद हो आपको। तो जो डब्ल्यू एक्सटर्नल था ना बेटा, उसका पूरा हमने इंटीग्रेशन किया था, आपको याद हो। तो उसी के बाद हमारा आंसर बने थे। और इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। और बेटा 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है। देखो इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो, 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रह जाता है, वीपी इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। तो वीपी इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। सो बेटा किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो द पोटेंशियल इज गिवन बाय के क्यू बाय आर। अच्छा, इसी चार्ज की वजह से यहां पे बता दीजिए बेटा, इसी चार्ज की वजह से d डिस्टेंस पे, दिस इज द पॉइंट x, तो x पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, p पॉइंट पे पोटेंशियल है के क्यू बाय आर। इसी चार्ज से d डिस्टेंस पे देयर इज अ पॉइंट x, तो बताइए d डिस्टेंस पे जो पॉइंट x है उस पे पोटेंशियल कितना। तो इट इज वेरी सिंपल सर, इट इज गिवन बाय k q डिवाइडेड बाय d। लीजिए बेटा x पॉइंट पे भी पोटेंशियल निकाल दिया, के क्यू डिवाइड बाय डी करके। तो भाई कहीं पे भी वो पोटेंशियल मांग ले, हमारे लिए बड़ा सिंपल सा काम था पोटेंशियल फाइंड करना, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अच्छा जी, ठीक है सर। इस पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल के फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखो, सो बेटा डेल्टा वी क्या होता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइड बाय क्यू नॉट। अब बेटा वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहां से बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, यहां से क्या बोलोगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन कभी कभार आपको पोटेंशियल नेगेटिव दिख जाएगा, तो क्या घबरा जाओगे उससे तुम लोग? कभी कभार आपको पोटेंशियल नेगेटिव दिखता है तो क्या बेटा नेगेटिव पोटेंशियल देके घबरा जाएंगे क्या? नेगेटिव पोटेंशियल बोले तो बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो नेगेटिव होगा। तो यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब डायरेक्शन से नहीं है, समझो। जैसे क्लास 11th में जब तुम मैकेनिक्स पढ़ते थे तो यही बोलते थे पॉजिटिव मतलब प्लस का डायरेक्शन सर, नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाला डायरेक्शन। तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से नहीं है, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर पोटेंशियल को लिखा है KQ/D यानी कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल है, अगर पोटेंशियल को लिखा जाए माइनस का KQ/D तो समझ जाना नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है ये, है ना। ऑल्दो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट यहां पे जो प्लस माइनस है वो सिर्फ चार्ज की पोलैरिटी को डिनोट करते हैं, ना कि उसके डायरेक्शन को। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब भी पोटेंशियल की बात करें तो आप उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, है ना बेटा। ये सारी बातें पता थी, इसको छाप ही लिया होगा तुम लोगों ने, खैर समझदार हो तुम लोग, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। फिर बेटा इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों पढ़ा हमने ये रिलेशन, ताकि आज का आने वाला लेक्चर हमारे लिए आसान हो जाए। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर ये क्या बात हुई है, पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसे आप किस आधार पे आप इनको इक्वेट कर सकते हो। तो आओ बताता हूं बेटा। यहां पे मैंने बोला था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो हम दो केसेस कंसीडर करेंगे। पहला केस होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, बहुत ही बढ़िया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में E कांस्टेंट होता है। दूसरा केस था नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, और बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में फिर कहानी बदल जाती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था तो कुछ इस प्रकार से आएगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, कुछ इस प्रकार की फील्ड आनी थी। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये लो भाई इस प्रकार से बनी थी। तो क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने की वजह से दो पॉइंट्स के बीच में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता, जैसे कि सपोज दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B, तो A और B के बीच में सेपरेशन देखा गया तो वो D मिल रहा है। सो डेल्टा V इज गिवन बाय सिंपली बेटा E डॉट D। बेटा यहां पे D एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन वेक्टर को डिनोट करता है, और यहां पे माइनस का साइन जरूर लगा लेना। सो यहां पे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस का E वेक्टर डॉट D वेक्टर। मैंने इसका भी प्रूफ आपको दिया था, इसका भी डेरिवेशन में करा चुका हूं। और वहीं पे अगर इधर बात करें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ए से लेके बी तक जाने में पता चला सर इलेक्ट्रिक फील्ड ही चेंज हो गई। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गई, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। तो ऐसे केस में बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाना अब हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो पहले तो क्या हो रहा था, दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थी, हमारा काम बढ़िया हो जाता था। लेकिन अब हुआ यूं कि अलग अलग जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होने की वजह से ये वाला फॉर्मूला अब यहां नहीं लगा सकते। तो क्या करें, इसके लिए हमने बोला एक काम कर लो भाई एक काम कर लो, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो। तो एक छोटे से एलिमेंट ds को कंसीडर किया, तो उसके लिए रिलेशन आया बेटा dv इक्वल्स टू माइनस का E डॉट ds। ठीक है, तो यहां पे रिलेशन आता है dv इक्वल्स टू माइनस का E डॉट ds, और बेटा चाहो तो डेल्टा v को लिख सकते हो यहां पे माइनस का इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। हाँ मेरे बच्चे बिल्कुल ये भी वैलिड है। ठीक है, तो यहां पे आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको आपके आंसर्स प्रॉपर्ली मिल सके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई समस्या नहीं, बट इफ इट इज अ केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यू हैव टू कंसीडर द स्मॉल एलिमेंट। तो छोटे से एलिमेंट को तो कंसीडर करना पड़ेगा। बेटा ये रिलेशन समझते थे तुम लोग, और बोला था कि अगर डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होती है तो dv इज इक्वल्स टू माइनस का E ds लिख देते थे। अगर पार्टिकल और डिस्प्लेसमेंट या फिर बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में थी, सो E डॉट ds cos 0 हो जाता, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती। तो बेटा ऐसे केस में E इक्वल्स टू माइनस का dv बाई ds लिखा जा सकता था। अभी तक तो क्या हो रहा था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी और पोटेंशियल हम फाइंड कर रहे थे। अभी तक क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी, इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी, इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी, और हम फाइंड कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस।
मैंने यहां पे इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, बोला कि अगर डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कॉस जीरो हो जाएगा, ई डी एस कॉस जीरो कर दिया। तो बेटा यहां से ई इक्वल्स टू माइनस का डीवी बाई डी एस आता है, जहां से पता चला कि भैया पोटेंशियल का अगर पोजीशन के साथ डिफरेंशिएशन कर दें तो मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी को हमने फर्दर डिफाइन किया था, बोला था यार अगर आप अलोंग द एक्स एक्सिस इसको सॉल्व करें, अगर आप इसको अलोंग द एक्स एक्सिस सॉल्व करें तो Ex मिलता है माइनस का dv बाई डी एक्स। Ex कितना मिलता है? माइनस का dv बाई डी एक्स। और बेटा वही कहानी y के लिए चलेगी, वही कहानी फिर z के लिए भी चलती थी। तो अगर आपके पास पोटेंशियल है जो कि फंक्शन है x का, अगर आपके पास पोटेंशियल है जो है फंक्शन ऑफ पोजीशन और पोजीशन में भी x का, तो फिर आप ये इक्वेशन लगा दीजिए। अगर आपके पास पोटेंशियल है जो कि फंक्शन है पोजीशन का, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। एक्स एक्सिस की बात करेगा तो x लगा देना, y की बात करें तो dy बना, और z की बात करें तो dz बना देना। यार ये सारी बातें तो पुराने लेक्चर में हो चुकी थी, बट मैं रिकॉल क्यों करा रहा हूं? क्योंकि आज के लेक्चर में ये चीज काम आएगी बेटा। काम तो पहले वाले रिलेशंस भी आएंगे, लेकिन अभी ये जरूरी है ना। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अगर यहां पे पोटेंशियल x में वेरी कर रहा है तो Ex निकाला, अगर पोटेंशियल y में वेरी करेगा Ey निकालूंगा, और अगर पोटेंशियल z में वेरी करता है तो Ez निकालूंगा। ठीक है सर, अगर पोटेंशियल तीनों में वेरी करा तो फिर कहानी में ट्विस्ट आएगा। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस का डेल v बाय डेल x आई कैप माइनस का डेल v बाय डेल y जी कैप माइनस का डेल v बाय डेल z के कैप। तो बेटा आपको तो याद ही है, अगर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल x y z तीनों के साथ वेरी कर रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास रिलेशन है माइनस का डेल v बाय डेल x आई कैप माइनस का डेल v बाय डेल y j कैप और माइनस का डेल v बाय डेल z k कैप। बेटा क्या ये डेल पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट करता था? क्या इस डेल का मतलब यह था कि जब आप x के साथ डिफरेंशिएशन करो तो बाकियों को कांस्टेंट छोड़ो, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करना? बेटा पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब यही था कि अगर y का डेरिवेटिव करो तो बाकी x और z को कांस्टेंट कंसीडर करो, सिर्फ y का डिफरेंशिएशन करो। बेटा पार्शियल डेरिवेटिव अगर z के साथ करते हैं तो इसका क्या यही मतलब था कि x और y को कांस्टेंट कंसीडर करो और z का डिफरेंशिएशन कर दो? तो ये सारी बातें एक बार देख लो, पिछले 2 लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारी बातें हो चुकी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने बहुत अच्छे से समझा था, समझ आया था ना सभी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? हाँ सर बिल्कुल आया था। फिर ये वाली बातें आई थी पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज वाली, तो ये भी हमने बहुत बखूबी निभाया इसको। हमने बोला है भाई ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, हम तो 2 मिनट में कर देंगे इसको। चलिए भाई बेहतरीन। फिर आप इधर आए थे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन फाइंड किया था आपने, है ना? तो भाई आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा उसमें हम पोटेंशियल तो फाइंड करेंगे, लेकिन किसी पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं। आज जो पोटेंशियल फाइंड की जाने वाली है, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बेटा जैसे कि एक केस कंसीडर करता हूं मैं यहां पे, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में मैंने सबसे पहला केस कंसीडर किया कि भाई एक रिंग है हमारे पास। देखो भाई क्या होता है ना, ऐसे वाले केसेस तो तुम सॉल्व कर लोगे, मुझे इतना भरोसा है तुम लोगों पे कि अगर यहां पे लिखा जाए पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब समझते हो ना उसका, पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बेटा स्पेलिंग देख लेना, कहीं ऐसा होता है ना लिखते लिखते इधर उधर निकल जाता हूं मैं। हाँ तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मेरे बच्चे, इस केस में क्या होगा? पहला केस मैंने यहां पे कंसीडर किया, मैंने बोला भाई साहब हम लेंगे रिंग को। पहला केस आता है कि हम यहां पे कंसीडर करेंगे रिंग को। बोला ठीक है भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड किया, तो दिस इज द रिंग। द रिंग इज हैविंग द रेडियस कैपिटल R, और इसके बिल्कुल सेंटर पे हमें बताइए व्हाट विल बी द पोटेंशियल। तो कैसे सॉल्व किया जाता है भाई? अगर ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं तो हम क्या करते हैं? स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं।
तो यहां पे भी हम वही प्रक्रिया करने वाले हैं। हमने बोला बिकॉज ऑफ द छोटा सा एलिमेंट आपने क्या किया, इधर सेंटर पे एक छोटा सा पोटेंशियल फाइंड किया। बेटा एलिमेंट का सेंटर से जो डिस्टेंस था वो रेडियस था, एलिमेंट पे जो चार्ज था वो था dq। इस dq चार्ज की वजह से यहां पे एक छोटू सा पोटेंशियल आएगा dv। बोलो बेटा सही बात है। मैं डायरेक्शन नहीं बनाऊंगा यहां पे, है ना। जैसे पहले तुम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन बना देते थे ऐसा करके, सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड de करते थे ना पहले ऐसा। हाँ सर ऐसा किया था हमने, याद आ रहा है हम लोगों को, ऐसा किया था ना बेटा आपने। छोटे से एलिमेंट की वजह से डीई एलिमेंट कंसीडर करते थे, आप बोलते एक छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, पर उसके साथ आपने डायरेक्शन भी बनाई बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण आपको उसका डायरेक्शन बनाना पड़ा। लेकिन हमारा पोटेंशियल देखो कितना प्यारा है, बोलता है भैया देखो हम तुम्हें कष्ट ना देंगे, तुम डायरेक्शन मत बनाओ, तुम तो सिर्फ लिख दो डीवी। तो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट लिखा है यहां पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट वो हो जाएगा dv एंड dv इज गिवन बाय k dq डिवाइड बाय r। क्या बेटा यही है बातें जो आपको समझनी है। सर चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, लेकिन जब हम स्मॉल एलिमेंट लिखते हैं ना तो हम उसको ट्रीट करते हैं एज अ पॉइंट चार्ज। पूरे इस रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब मैं यहां पे स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करता हूं तो बेटा ये जो स्मॉल एलिमेंट है ना वो इक्विवेलेंट होगा किसी पॉइंट चार्ज के। जो स्मॉल एलिमेंट होता है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है किसी पॉइंट चार्ज के, बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है जैसे एक पॉइंट चार्ज करता है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से तो आपको पता है पोटेंशियल कितना होता है kq/r। तो छोटे से एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल dv = k dq/r। बेटा पूरे रिंग की वजह से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब दिमाग मत लगाना, जीरो मत कर देना क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा। मुझे पता है कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आएगा कि सर इसकी वजह से पोटेंशियल इधर, 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 सर नेट पोटेंशियल जीरो। भाई ऐसी गलती मत कर देना क्योंकि तुम्हें भी पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन की तो कोई बात ही नहीं है। तो जो भी है सबकी वजह से पोटेंशियल जो होगा दैट इज गिवन बाय द नेट पोटेंशियल। और मेरे बच्चे नेट पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको करना पड़ता है इंटीग्रेशन, ये तो पता है ना बेटा। सबको ऐड, ऐसे बहुत छोटे छोटे एलिमेंट हमने बना दिए, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट इस पूरे रिंग के ऊपर हमने बना दिए और इन सारे एलिमेंट्स को जोड़ना है, दैट मींस इंटीग्रेट करना है। यही होता है बेटा इंटीग्रेशन का मतलब, सबको जोड़ना। तो पूरे रिंग के ऊपर ऐसे छोटे 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 एलिमेंट हमने कंसिडर किए। हर एक छोटे एलिमेंट की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल dv आ रहा होगा। तो मैंने क्या बोला कि भाई साहब सबको ऐड करना है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी क्योंकि मैं यहां पे काउंट नहीं कर सकता कितने एलिमेंट थे। समझो बेटा ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं काउंट नहीं कर सकता कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इसलिए मैं उनको डायरेक्ट ऐड ना करके इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन का मतलब यही है, किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको चीजों को ऐड करना है तो आप इंटीग्रेट करते हो। इट इज इक्वल टू k dq/r। बेटा k कांस्टेंट होता है, r कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाएगा। सो k/r इंटीग्रल ऑफ dq। अब बेटा देखो पूरे इसके ऊपर चार्ज अगर q है, पूरे रिंग के ऊपर चार्ज अगर q है तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या आपको कैपिटल Q दे देगा। सो इट इज गिवन बाय k कैपिटल Q/r। सो
आई थिंक दिस इज द राइट आंसर बेटा। सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है बिकॉज ऑफ द रिंग, योर आंसर विल बी के क्यू बाई आर। याद रहेगी बातें, रिंग की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है, के क्यू बाई आर हो गया। ऐसे ही सेमी सर्कुलर रिंग की बात करें, है ना, सेमी सर्कुलर रिंग यानी कि इसका आधा कर दे तो उसकी वजह से भी पोटेंशियल यही रहता है, उसकी वजह से भी पोटेंशियल बेटा यही रहेगा। अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका ऊपर चार्ज अगर आपने क्यू दे दिया, उसका रेडियस अगर कैपिटल आर है, तो अगेन सेम सिनेरियो बनेगा, सेम आंसर रहेगा पोटेंशियल के लिए। क्योंकि ये सारी बातें डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए इनको ऐसी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है ना। अब जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे तो तुम जानते थे कि सर सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ये जानते थे ना तुम लोग, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, डायरेक्शन आती थी। यहां तो पोटेंशियल है बेटा, डायरेक्शन कहां आएगी यहाँ पे पोटेंशियल में, ये था पोटेंशियल, पोटेंशियल में डायरेक्शन कहां से आएगी, डायरेक्शन ही नहीं है तो भैया सीधा ऐड करा के क्यू बाई आर आ गया, है ना, सिंपल सी कहानी। ऐसी कहानी अब आगे जाओगे तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए भी आएगी, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन इसी को और ज्यादा मॉडिफाई करेंगे और एक्सिस पे, अभी तो हमने कहा सेंटर पे फाइंड किया है पोटेंशियल और रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले एक काम करो, अगर छापना चाहते हो तो इसको छाप लो जल्दी से। इससे पहले कुछ और है क्या छापने के लिए? नहीं है ना, ये सारी बातें जानते हो, इसको नोट कर लीजिए मेरे बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक्सिस पे पोटेंशियल फाइंड करते हैं, ठीक है भाई। तो अब हम अगला केस कंसीडर करते हैं जिसमें कि एक रिंग के एक्सिस पे हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड किया था आपने रिंग के एक्सिस पे, क्या रिंग के एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था? तो बिल्कुल आज हम पोटेंशियल फाइंड करें। सो दिस इज द रिंग, रिंग के एक्सिस पे दिस इज द पॉइंट P जहां पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। बेटा दिस इज द पॉइंट सेंटर C और C से ये मान लीजिए x डिस्टेंस पे रखा गया है पॉइंट। लेट्स से R बी द रेडियस ऑफ द रिंग, रिंग की जो रेडियस है बेटा वो है R, और यहां से ये जो डिस्टेंस कहलाएगी इसे कहेंगे स्मॉल r, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर होता है। बेटा वही सारी बातें जो हम पहले करते थे, कुछ भी नया नहीं है इधर, वही सारी बातें जो पहले की थी। तो इधर भी क्या करेंगे बेटा, कंसीडर करेंगे एक छोटा सा एलिमेंट। तो यहां पे कंसीडर किया दिस स्मॉल एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट पे चार्ज छोटा सा dq, इस छोटे से चार्ज की वजह से p पॉइंट पे छोटा सा पोटेंशियल dv। बेटा यहां पे ड्यू टू द चार्ज dq चार्ज की वजह से p पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा इट इज गिवन बाय dv इक्वल्स टू k dq बाय r, k dq बाय r। इस रिंग के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अभी? हाँ सर बिल्कुल है। हाँ जी बढ़िया, बहुत ही शानदार सर, मजा ही आ गया। क्या इस रिंग के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? बिल्कुल है सर। इसकी वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकाला k dq बाय r। मैंने पहले ही बोल रखा है कि जो छोटा सा एलिमेंट होता है वो बिहेव करता है एज अ पॉइंट चार्ज। बेटा छोटा सा एलिमेंट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, और जब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो dv k dq बाय r हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे तो रिंग की वजह से बताना था पोटेंशियल, ना कि किसी स्मॉल एलिमेंट की वजह से, तो बेटा रिंग की वजह से अगर आप पोटेंशियल बताना चाहते हो तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट पूरे रिंग पे ले लीजिए, ले लिए। ऐसे छोटे छोटे से एलिमेंट पूरे रिंग पे हमने लिए, हर छोटे एलिमेंट की वजह से यहां पे पोटेंशियल आएगा dv, उन सबको ऐड करोगे तो पूरे रिंग की वजह से पोटेंशियल मिल जाएगा। यही तो होता है भाई। क्या है, रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालना, मैंने बोला एक छोटा सा एलिमेंट उसकी वजह से पोटेंशियल dv, वैसे एक और छोटा एलिमेंट यहां लेंगे उसकी वजह से पोटेंशियल dv, एक और छोटे एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल dv, एक और की वजह से dv 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 करके ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट इस पूरे रिंग के ऊपर होंगे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से एलिमेंट पूरे रिंग के ऊपर होंगे, एंड इन सारे छोटे एलिमेंट्स की वजह से यहां पे पोटेंशियल आएगा dv। अब इन सारे पोटेंशियल्स को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा टोटल पोटेंशियल। तो भाई उसको हम थोड़ा सा अच्छी भाषा में कहें तो इंटीग्रेट करते हैं, है ना।
सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेट कहते हैं बेटा। इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेट कहते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ dv से मिलेगा टोटल पोटेंशियल, इंटीग्रेशन ऑफ k dq बाय r। मेरे बच्चे मुझे एक बात बताओ ना, ये रिंग है, रिंग के किसी भी पॉइंट से चेक कर सकते हो सर डिस्टेंस क्या r आ रही है, किसी भी पॉइंट से चेक करो, समझो ना भावनाओं को। ये कैसी है सर, ये रही रिंग, ध्यान से देखना, अरे समझो, ये है रिंग, दिख रही है, अरे दिख रही है, अरे वो बनाओ डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, है ना, ये रिंग है, दिख रही है रिंग सभी को। अब ये रिंग को पकड़ के यहां ले आए, ठीक है, नाउ दिस इज द रिंग। सर रिंग के एक्सिस पे, रिंग के एक्सिस पे देयर इज अ पॉइंट, यहां पे रिंग है, तो बेटा इस रिंग से इस पॉइंट के सारे डिस्टेंसेस बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बोलो ना। ये पूरी रिंग समझ लो ना, ये पूरी रिंग हो गई एंड दिस इज द एक्सिस, तो यहां पे पॉइंट और ये रिंग यहां पे घूम रही है। बेटा इस रिंग से इस पॉइंट के सारे पॉइंट डिस्टेंसेस जो होंगे, हर एक पॉइंट से, रिंग का हर एक पॉइंट इस पॉइंट पी से बराबर के डिस्टेंस पे होगा। यानी कि एलिमेंट को कहीं पे भी ले लिया जाए, स्मॉल r का वैल्यू तो सेम ही आना है। एलिमेंट को कहीं पे भी ले लिया जाए, स्मॉल r का वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है, स्मॉल r का वैल्यू सेम आएगा, भले आप इसको कहीं पे भी कंसीडर करें, स्मॉल r का वैल्यू सेम ही आएगा। तो कांस्टेंट कौन है, k और r कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू k अपॉन r, ये है कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू हमने कर दिया। क्लियर रहेगी बातें, सभी को क्लियर रहेगी बातें। बेटा डी क्यू इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज था, पूरे रिंग के ऊपर चार्ज मान लीजिए कैपिटल क्यू है, पूरे रिंग के ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू है, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, कैपिटल क्यू डिनोट करता है, सो पोटेंशियल बनता है के क्यू बाय आर। सर ये तो पुराना वाला फॉर्मूला बन गया फिर से, नहीं मेरे बच्चे, अभी स्मॉल आर की जगह आप क्या पुट करेंगे, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। मेरे बच्चे ऐसा क्यों किया सर, यहां पे वो पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कॉस थीटा वगैरह नहीं बनेगा क्या? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देखते थे इसका एक एलिमेंट आता था, उसका कंपोनेंट करते थे, याद आ रहा है कुछ? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे बेटा, तो क्या बोलते थे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है डीई, फिर ये एंगल थीटा मानते थे, तो यहां पे कंपोनेंट होता था थीटा का, डीई कॉस थीटा, डीई साइन थीटा, साइन थीटा वाला मर जाता था, याद आया कुछ? तो क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा किया तो पोटेंशियल के लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ठहरा एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की होती है डायरेक्शन, और डायरेक्शन होगी तो भैया वेक्टर है ना, डायरेक्शन होगी, वेक्टर है ना, कंपोनेंट भी होंगे। लेकिन जब बात आई पोटेंशियल की, पोटेंशियल ने बोला भाई मैं वेक्टर नहीं हूं, मैं डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, मैं तो स्केलर हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता डायरेक्शन से, तो भाई मेरा आंसर बड़ा सिंपल आएगा। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम करते थे डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करते थे पूरा, के डी क्यू, याद आ रहा है कुछ ऐसा? हाँ सर याद आ रहा है कुछ ऐसा, इसका हमने इंटीग्रेशन किया था तो जाके इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी। यहां पे सब करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोई कॉस और साइन वाला कंपोनेंट होगा ही नहीं। भाई कंपोनेंट्स किसके होते हैं? जो वेक्टर है। कंपोनेंट्स किसके हैं? जो वेक्टर है, और जो वेक्टर नहीं है उसका क्या? उसके कोई कंपोनेंट ही नहीं होते। तो बेटा यहां पे समझो जरा, जो वेक्टर नहीं है उसके कंपोनेंट नहीं होंगे, और जिसके कंपोनेंट नहीं हो रहे उसका आंसर बड़ा सिंपल आता है। तो बेटा एक रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे पोटेंशियल निकालना है, दिस इज द फॉर्मूला, एंड यहीं पे पार्ट समाप्त होता है। हाँ जी बेटा, तो रिंग के केस यहां पे समाप्त होते हैं।
इसको छाप लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्फेयर के लिए। स्फेयर बोले तो अरे स्फेयर यार, स्फेयर स्फेयर। हो गया नोट? कर लिया नोट सभी ने? ये सारी बातें बताने की थी क्या? क्या अनजान थे ऐसी बातों से? तुम लोग वंचित थे ऐसी बातों से? पता था ना तुम्हें सब? चलो बेटा, तो आप आगे बढ़ते हैं। लेट्स फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेयर। तो बेटा एक स्फेयर है, स्फेयर इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एक बॉल जिसे कहते हैं। So sphere is a 3-dimensional structure, and for the 3-dimensional structure we have the different method to solve this. Okay sir, so कैसे करोगे सॉल्व इसको? बेटा आपको याद है स्फेयर जब बात करी थी हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बात करी थी, तो हमने स्फेयर का क्लासिफिकेशन किया था। हाँ याद आया है ना? क्या तुम्हें याद है? पता नहीं, भूल गए अब तो। चलो इसकी जगह ही बना देता हूं, है ना, जगह बचाएंगे अपने। ओके चलो, तो स्फेयर का जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो मैंने पहले ही बता दिया था कि भैया देखो ऐसा होता है ना कि जो स्फेयर हमारे पास आएगा उसके क्लासिफिकेशन कर लेना। एक होता है बेटा सॉलिड कंडक्टिंग, एक होता है बेटा हॉलो कंडक्टिंग, और एक होता है बेटा हॉलो नॉन कंडक्टिंग। और एक होता है बेटा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ये सारी बातें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर दी हमने, है ना? तो जब भी हम स्फेयर की बात करते थे तो स्फेयर के लिए हमने उनका क्लासिफिकेशन किया। क्या खासियत थी इनमें से? आपको याद होगा तो तीनों के लिए केस बिल्कुल सेम बनते थे। इन तीनों के लिए केस सेम केसेस आते बेटा। लेकिन इसके लिए डिफरेंट रिजल्ट आता था। ऐसा क्या गुनाह किया इसने कि इसके लिए डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है? और इनमें ऐसी कौन सी मेजॉरिटी है कि इनका सेम आंसर आ रहा है? तो मेजॉरिटी कुछ भी नहीं है सर। तीनों के केस में जो भी चार्ज दोगे वो सारा सरफेस पे रह जाएगा। तीनों स्फीयर्स में भले वो सॉलिड कंडक्टिंग है, हॉलो कंडक्टिंग है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग है, जो भी चार्ज दोगे वो सरफेस पे रह जाएगा। लेकिन जब मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की चार्ज देता हूं, जब मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग को चार्ज देता हूं तो बेटा वो चार्ज उसके वॉल्यूम में फैल जाता है और यहां पे फिर कुछ और प्रोसेस लगाने पड़ते हैं। इन तीनों में चार्ज दे दो सरफेस पे रहेगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज दे दो पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगा। तो वेरिएशन जो आता है वो बेसिकली इनसाइड पॉइंट के लिए ही आएगा, बाकी सब तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो बेटा इस स्फीयर के क्लासिफिकेशन जो थे हमारे पास वो तो पता है। तो आपसे जो भी बातें मैं करूंगा उसमें इन तीनों को तो साथ में रखूंगा। मेरी जो भी बातें होगी उनमें बेटा ये तीनों साथ में रहेंगे, इनको कोई जुदा नहीं करेगा, है ना? ये एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। और ये है अकेले रहने वाला सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। इसको बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, बोलता मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो सिर्फ रिजल्ट देने लाके। ठीक है, हाँ चलिए तो शुरू करें कहानी। शुरू करते हैं तीनों कंडक्टर से एक साथ। एक केस बनेगा, पहला केस है आउटसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस। सो आई एम हैविंग दिस स्फीयर। बेटा किस प्रकार का स्फीयर है ये? सॉलिड कंडक्टिंग हो सकता है, हॉलो कंडक्टिंग भी हो सकता है, और हॉलो नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। So this is the sphere, and इस sphere में from the center this is the distance r which we call as the radius of the sphere. ठीक है बेटा, तो सेंटर से this is the radius, लेकिन बोला गया है कि पॉइंट जो है वो कुछ इस प्रकार से है ना बेटा। पॉइंट जो है वो आउटसाइड है और पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, such that small r is greater than capital R, such that
स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। सर कैसे फाइंड करें पोटेंशियल, क्या किया जाए इसमें? वहां पे तो आपने गॉस लॉ लगा लिया था, यहां पे कौन सा गॉस लॉ लगाए? सर गॉस लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर गए, लेकिन अभी हमका पता नहीं कि गॉस लॉ लगा के पोटेंशियल फाइंड किया जाता है कि नहीं किया जाता है। आपने तो बढ़िया तरीके से गॉस लॉ लगाया, गॉस लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया था, लेकिन अब पोटेंशियल के लिए क्या किया जाए, ये बड़ी समस्या की बात है। तो बेटा जागो, पहचानो जरा, क्या ये रिलेशन पढ़ाया था तुम लोगों को? क्या इस दिन के लिए ही पढ़ाया था मैंने ये रिलेशन तुम्हें? क्या मेरे बच्चे, इस दिन के लिए ही पढ़ाया था मैंने तुम्हें ये रिलेशन? हाँ, तो इसी दिन के लिए रिलेशन तुम्हें पढ़ाया था, और आज इस रिलेशन का प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेटा मैं डेल्टा वी फाइंड करने जा रहा हूं आउटसाइड पॉइंट पे। बेटा आउटसाइड पी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो सर पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे फाइंड करें? तो एक काम करो, एक पॉइंट ले लो इंफिनिटी पे। ऐसे ही करते हैं ना बेटा, डेल्टा वी तो फाइंड करना आता नहीं हम लोगों को, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं इंफिनिटी पे। तो बेटा इंफिनिटी से किसी चार्ज क्यू नॉट को लेके जा रहे हो यहां तक, इंफिनिटी से किसी चार्ज क्यू नॉट को लेके गए यहां पे, तो बेटा डेल्टा वी को क्या लिखा सकता है, वी पी माइनस का वी इंफिनिटी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बेटा इनिशियली कहां थे हम लोग, इंफिनिटी पे, इनिशियली कहां थे, इंफिनिटी पे, फाइनली अभी कहां पहुंच रहे, पी पॉइंट पे। इनिशियली कहां थे, इंफिनिटी पे, फाइनली कहां पहुंचे, पी पॉइंट पे। डेल्टा वी को लिखते हैं वीपी माइनस वी इंफिनिटी, इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, बच्चा बच्चा जानता है अब तो। सो डेल्टा वी को सिंपली वीपी लिखा जा सकता है। तो क्या ये बात की मंजूरी ले लूं अब मैं, क्या इस बात की मंजूरी ले लूं कि अगर मैं वीपी लिख दूं डेल्टा वी की जगह तो चलेगा? कंडीशन याद रखना बस तुम लोग, ठीक है? तुम लोग बस कंडीशन याद रखना, बाकी मैं संभाल लूंगा फिर। तुम लोग तो बस कंडीशन याद रखो, बाकी तो सब मेरे हाथ में छोड़ दो। चलो बेटा कहां से आए, इंफिनिटी से, कहां पे गए, पी पॉइंट पे। जब सर इंफिनिटी पे थे तो सेंटर से डिस्टेंस इनफाइनाइट का, जब पी पॉइंट पे आए तो सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर का। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे आई थिंक कितना था, के, इस पे चार्ज अगर Q मान लिया जाए, सो के क्यू बाय आर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटसाइड पॉइंट। बस इतना पता है ना, हमारा काम बन गया। इसको उठाओ, यहां पे पट करो और इंटीग्रेट कर दो। चलो भाई अगले पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। क्योंकि मैं जानता हूं कि E आउटसाइड इक्वल्स टू के क्यू बाय आर का स्क्वायर है। ऑल्सो डेल्टा V इज इक्वल्स टू वीपी इज इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर है। तो सर P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, माइनस का के क्यू बाय आर स्क्वायर डॉट डी आर। बेटा कहां से कहां तक की बातें हो रही है इनमें? सब बातें हो रही है इंफिनिटी से लेके पॉइंट P तक। P पॉइंट सेंटर से R डिस्टेंस पे था। कहां से कहां की बातें हो रही है? इंफिनिटी से लेके पॉइंट P तक की बातें हो रही है सर। यहां पे कहां से कहां तक की बातें होंगी बेटा? इंफिनिटी से पॉइंट P तक बात करेंगे। किसी चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाते हैं तो ही तो हम पोटेंशियल फाइंड कर पाते हैं। किसी चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लेके जाते हैं तभी तो हम पोटेंशियल फाइंड कर पाते हैं। तो इंफिनिटी से पॉइंट P तक गए तो P पे पोटेंशियल माइनस का के क्यू। बेटा 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस का 1/r होता है, जितना मुझे याद आ रहा है। और यहां पे इंफिनिटी, यहां पे r। जब P पॉइंट पे पहुंचे तो सेंटर से डिस्टेंस कितना? r। जब इंफिनिटी पे थे तो सेंटर से डिस्टेंस कितना? इंफिनिटी। समझते हो ना बेटा? जब मैं यहां था तो सेंटर से डिस्टेंस इंफिनिटी, जब मैं यहां पहुंचा तो सेंटर से डिस्टेंस r। तो अपर लिमिट लगाई r, लोअर लिमिट लगाई इंफिनिटी, और P पॉइंट पे पोटेंशियल की जो वैल्यू है माइनस का के क्यू माइनस का 1/r माइनस का 1/इंफिनिटी। देखो भाई सीधी सी बात है, 1/इंफिनिटी तो होता है शून्य।
सो पी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करें माइनस का के क्यू इंटू माइनस का 1/r। सो पी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करें सो प्लस का के क्यू बाय आर। चलिए भाई सर ये तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला आ गया, ये तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला आ गया। तो ये क्या बात हुई सर, आउटसाइड के लिए वही फॉर्मूला जो पॉइंट चार्ज के लिए था। ऐसा इसीलिए क्योंकि बाहर से देखने पे ये मुझे चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह ही दिख रहा है। थोड़ा सा दूर आ जाओ, थोड़ा सा दूर आ जाओ। आर बड़ा है ना बेटा कैपिटल आर से, स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, थोड़ा दूर तो आओ। दूर से देखा तो ऐसा लगा जैसे पॉइंट चार्ज, हाँ तो पॉइंट चार्ज ही है वो, ठीक है। चलिए बेटा, तो आउटसाइड से देखा तो पॉइंट चार्ज वाली फीलिंग आई, तो पॉइंट चार्ज वाली फीलिंग से ही हमने पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला भी बताया। देखो पहले हमने फॉर्मूले को जाना, उसके बाद हमने फील लिया। ऐसा नहीं कि फील लेते ही फॉर्मूला लिख दिया, पहले हमने फॉर्मूला निकाला पूरा, उसके बाद देखा ओहो ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से है, यानी बाहर से देखो तो ये पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा स्फीयर। बेटा स्मॉल आर बहुत बड़ा है ना कैपिटल आर से, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, यानी दूर से देखो इस पॉइंट, इस स्फीयर को दूर से देखा, इस स्फीयर को दूर से देखा तो पॉइंट चार्ज की तरह दिखा, जिसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। तो ये हमारा पहला केस है आउटसाइड पॉइंट पे। बेटा इसको छाप लेंगे जल्दी से, किस किस के लिए वैलिड है ये, सॉलिड कंडक्टिंग के लिए, हॉलो कंडक्टिंग के लिए एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग के लिए ये केस बिल्कुल वैलिड है। तो छापो जल्दी से इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छाप लिया सभी ने, यहां पे आओ, छापो इसको भी जल्दी से, ये भी छाप लिया, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके सरफेस पे क्या होगा फिर भाई, सीधी सी बात है, सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होता है। आप अभी तो हमें बोल के गए सर कि आउटसाइड पे पोटेंशियल था के क्यू बाय स्मॉल आर, तो एट सरफेस क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, तो सरफेस पे पोटेंशियल की जो वैल्यू है के क्यू बाय कैपिटल आर, लीजिए मेरे बच्चे पोटेंशियल का फॉर्मूला सरफेस पे भी मिल गया। कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बातें नहीं है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सो हमने फाइंड किया पोटेंशियल एट द सरफेस, दिस इज द स्फीयर, स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर, यहां से पॉइंट पी लिया गया इस बार सरफेस पे, सच दैट स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। जो भी चार्ज दिया है वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीनों से टाइप के स्फीयर के लिए रिजल्ट स्टैंडर्ड रहेगा, सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएंगे, समझते हैं ना। चलो छाप लो इसको जल्दी से। पॉइंट पी कहां है इस बार, सरफेस पे। पहले पॉइंट पी कहां था, बाहर था, आज पॉइंट पी कहां है, सरफेस पे। तो इसको छाप लो जल्दी से। किया नोट सभी ने, सच में पक्का। अब आएगा मजा जब आप आएंगे इनसाइड द स्फीयर। बेटा फिर से हमारा वही स्फीयर, इस बार हम कहां हैं, अंदर किसी पॉइंट पी पे आए हैं, एंड दिस इज द डिस्टेंस स्मॉल आर, दिस इज द रेडियस कैपिटल आर। आप देख लीजिए स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इनसाइड पॉइंट। बेटा सारे स्फीयर की कंडीशन सेम है, भले वो सॉलिड कंडक्टिंग हो, हॉलो कंडक्टिंग हो, हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, सभी के सभी स्फीयर कहते हैं कि भाई हमें जो चार्ज दोगे, हमें जो चार्ज दोगे वो हम सरफेस पे ही रखेंगे, हमें जो चार्ज दोगे वो हम कहां रखेंगे, सरफेस पे रखेंगे। हमने बोला ठीक है भाई रख लो, हमें क्या दिक्कत है। फिर हमने वही दिमाग लगाया, हमने सोचा डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी किया dr, पर बाद में पता चला कि यार यहां पे इनसाइड पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। अब क्या करें सर, इनसाइड पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो बोलो क्या डेल्टा V 0 हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल डेल्टा V 0 हो जाएगा। ओके क्या मतलब समझे इसका हम लोग,
मतलब यही समझिए कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से, किसी भी चार्ज को अगर आप इन्फिनिटी से लाना चाहते हैं तो अब डायरेक्ट नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब सरफेस आ गया है। तो पहले चार्ज को लेके जाएंगे सरफेस पे, उसके बाद चार्ज जाएगा पॉइंट पी पे। समझ लो मेरी बात को बच्चे? क्या बोला कि अगर किसी चार्ज को अब आप पॉइंट पी तक लेके जाना चाहते हो तो अब उसको डायरेक्टली नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो पॉइंट कहां पे है? इनसाइड द स्फीयर है। तो जो भी चार्ज आप लेके जाओगे पहले वो सरफेस पे जाएगा, उसके बाद वो अंदर जाएगा। जैसे होता है ना बड़े बड़े किलो में क्या होता है ना, अरे किलो मतलब वो किलो नहीं, किले है ना, बड़े बड़े किले जो होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, यहां से जाओगे, हाँ भैया चेकिंग कराओ पहले, है ना। मॉल में भी जाते हो तो ऐसे तो होता है, गाड़ी से जाओगे डिक्की चेक करेंगे फिर अंदर जाने देते हैं पार्किंग में। तो यहां पे भी यही कहानी, बाहर से आओगे तो ऐसे नहीं। अब यही गाड़ी तुम बाहर पार्क करते, अगर यही गाड़ी तुम बाहर पार्क करते तो कोई पूछता है तुमसे, कोई कुछ बोलता है क्या चेकिंग कराने के लिए? नहीं बोलता ना। तो पार्किंग अगर बाहर है तो कोई चेकिंग नहीं है, लेकिन पार्किंग अगर मॉल के अंदर है तो आपको सिक्योरिटी चेक करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद आपको पार्किंग में जाने देंगे। तो बोला गया कि इस बार वो दिमाग नहीं लगा सकते कि सर इंफिनिटी से सीधा पॉइंट पे चल गए, क्योंकि पॉइंट पी इस बार स्फीयर के अंदर चला गया है। तो पहले आपको आना पड़ेगा सरफेस पे, फिर सरफेस से जाना पड़ेगा पॉइंट पी पे। तो जो डेल्टा वी था ना बेटा, इसका मतलब था पॉइंट पी पे पोटेंशियल माइनस सरफेस पे पोटेंशियल। उसको क्या पता पॉइंट पी पे, उसको क्या पता कि चार्ज कहां से आ रहा है? तो सोचो ना, अंदर जो पार्किंग वाला है उसको क्या पता कि तुम्हारा बाहर सिक्योरिटी चेक भी हुआ था। अंदर जो पार्किंग वाला है उसको क्या पता कि तुम्हारा बाहर सिक्योरिटी चेक हुआ। उसने बोला यार ठीक है यहीं से आया होगा बेचारा, उसको थोड़ी पता कि तुम इन्फिनिटी से आए थे। तो पॉइंट पी वाले के लिए तुम कहां से आए? एस से पी पे आए। तो सिर्फ कहानी में पी और एस को लगाना, इनफाइनाइट वाले को नहीं लगाना। ये स्पेशलिटी सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगी जब आपके पास इनसाइड वाला केस हो। ये वाली बातें तभी लगाना बेटा जब आप इनसाइड वाले केस पे डील करते हो, अदरवाइज ये चीज वैलिड नहीं है। फिर क्या बोला? पॉइंट पी को क्या लगेगा कि चार्ज कहां से आ रहा है? एस से आ रहा है। पहले पॉइंट पी को क्या लगता था सर? पहले पॉइंट पी को देख के लगता था चार्ज इंफिनिटी से आ रहा है। पहले पॉइंट पी देखता था उसको चार्ज इंफिनिटी से आता हुआ दिखता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? पॉइंट पी दोबारा दिखने लगा, बोलता है अरे यार दिख नहीं रहा, एक मिनट रुको, हाँ दिख गया, ये तो सर एस से आ रहा है मेरे पास। पॉइंट पी को चार्ज कहां से आता हुआ दिखेगा? एस पॉइंट से, ना कि इंफिनिटी से। इसलिए जब आप डेल्टा वी करते हो ना तो वीपी माइनस वीएस करते हो, इनफाइनाइट को नहीं कंसीडर करते अभी यहां पे। और बेटा ये वाला पार्ट तो वैसे जीरो हो चुका है, तो डेल्टा वी जीरो है तो वीपी माइनस वीएस शुड बी जीरो। तो बेटा वीपी शुड बी इक्वल्स टू वीएस, और सरफेस पे पोटेंशियल निकाला था के क्यू बाय कैपिटल आर। तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल आ रहा है के क्यू बाय कैपिटल आर, और ये पॉइंट पी इनसाइड पॉइंट है बेटा। ये जो पॉइंट है वो कौन सा वाला है? इनसाइड पॉइंट है ये। तो इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होगा। इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है, एंड इट इज गिवन बाय के क्यू बाय आर। लिख देता हूं यहां पे कि वी इनसाइड पे पोटेंशियल वही है जो पोटेंशियल सरफेस पे है। तो इनसाइड पोटेंशियल वही है बेटा जो सरफेस पे होता है। और ये सारी बातें देखने के बाद मुझे पता चला कि ये जो तीनों प्रकार के सिलेंडर और स्फीयर है वो इक्वी पोटेंशियल की तरह बिहेव करते हैं। बेटा क्या किसी भी कंडक्टर के अंदर इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनती है? फिर बोलो ना, क्या यहाँ पे सब जगह इक्वी पोटेंशियल बन जाएगा सरफेस? क्या सब जगह पोटेंशियल सेम होने के कारण पूरा पार्ट इक्वी पोटेंशियल बन जाएगा? क्या ये बोलो हाँ कि ना। अब ये पॉइंट पी पे मान लो भले से, या मानना है तो पॉइंट किसी और पे मान लो, जैसे कि मैंने बोला इधर क्यू पे। बेटा पी पे जो पोटेंशियल है क्यू पे भी वही पोटेंशियल होगा, और वही पोटेंशियल सरफेस पे होगा। कुछ भी कर लो, किसी भी पॉइंट पे जाके देखो, आपको वही पोटेंशियल मिलेगा जो सरफेस पे होता है, दैट इज गिवन बाय के क्यू बाय कैपिटल आर। तो ये स्पेशल केस है इन तीनों स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट पे। स्पेशल केस हमेशा इनसाइड पॉइंट पे बनेगा, आउटसाइड पॉइंट पे और सरफेस पे कोई सा भी स्फीयर हो रिजल्ट सेम रहता है। ठीक है, तो ये इनसाइड वाले के लिए हो गया बेटा, इसको छाप लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई समझते हो ना बात को, ये सारी बातें समझ आ गई इनसाइड पॉइंट वाली।
अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। उसने क्या बोला था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूं। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बेटा खासियत जानते हो, जो भी चार्ज दोगे पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये देखो वॉल्यूम में फैल गया चार्ज, पूरा पूरा चार्ज वॉल्यूम में फैल गया। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो फिर से वही सारी बातें हो जाएगी बेटा। सबसे पहले हम आउटसाइड पॉइंट की बात करेंगे, फिर सरफेस की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इनसाइड पॉइंट की। सो नाउ आई एम हैविंग द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस r हो जाएगा, एंड इसके सेंटर से समथिंग r डिस्टेंस पे देयर इज अ पॉइंट P, और मुझे इस पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सर वही सारी कहानी जो पहले चलती आ रही थी, कैसे करते हो भाई? डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस का E डॉट डी आर। भाई कहां से आ रहे हैं हम लोग? हम जा रहे थे इन्फिनिटी से। क्या सीधा कोई चेकिंग वगैरह होनी है? यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं होगी सर, सीधा पार्किंग पे जाके गाड़ी लगा देंगे। सो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस का के क्यू बाय आर स्क्वायर डॉट डी आर। मेरे बच्चे एक बात बताओ मुझे, क्या किसी भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर मिली थी क्या? हाँ, बाहर से देखने पे पॉइंट चार्ज की तरह दिखता है, तो फिर हमने वही फॉर्मूला लगा दिया। तो ये तो हो जाएगा शून्य। Vp इज इक्वल्स टू माइनस का के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर का स्क्वायर डॉट डी आर। फर्दर सॉल्व किया, Vp इज इक्वल्स टू माइनस का के क्यू, भाई 1 बाय आर स्क्वायर का माइनस का 1 बाय आर होता है ना, माइनस का 1 बाय आर। और लिमिट्स लगाएंगे, कहां से आ रहे हो? इन्फिनिटी से पॉइंट P पे जा रहे हैं सर हम लोग, इन्फिनिटी से पॉइंट P पे जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी से R डिस्टेंस पे गए। सो Vp बना माइनस का के क्यू माइनस का 1 बाय आर माइनस ऑफ माइनस का 1 बाय इन्फिनिटी। भाई बच्चा बच्चा जानता है 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो आंसर बना के क्यू बाय आर। लो भाई, तो वही रिजल्ट जो सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग के लिए बना था, वही रिजल्ट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए भी बन रहा है। यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो भी वेरिएशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड पॉइंट के लिए आएगा, बाकी सब पिक्चर सेम है बेटा। जो भी वेरिएशन आएगा वो सिर्फ इनसाइड पॉइंट के लिए आएगा, बाकी की पिक्चर तो सेम है। तो ज्यादा सोचने वाली बातें है नहीं अपने पास आज, पता है तुम्हें सारी बातें, फटाफट से करते छापते हुए चलना है इसको तुम लोगों को, ठीक है? तुम तो जानते हो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, तो इसको छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया नोट, कर लिया नोट सभी ने। अगला केस आता है बेटा सरफेस पे, तो भाई बोल दो जल्दी से, शर्माओ मत, बिल्कुल भी शर्माने का नहीं है बिल्कुल, है ना। तो यहां पे हमने क्या बोला सर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, पूरा चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कर दो भाई जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट, कर दिया सर जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट। सो दिस इज द सेंटर वाला पॉइंट, रेडियस है r। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है पॉइंट P पे, सच दैट स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करना है सच दैट कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल r बेटा। तो हमें पता है आउटसाइड के लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला बना के क्यू बाय स्मॉल r बना। सरफेस पे small r equals to capital R and V surface is equals to KQ by capital R. क्या बात है? सरफेस पे पोटेंशियल आ रहा है KQ by capital R. सरफेस पे पोटेंशियल आ रहा है KQ by capital R. मजा ही आ गया सर.
तो ये सब भी छापने वाली बातें हैं, जल्दी से छाप लो इसको। फिर इनसाइड पॉइंट पे ज्यादा मजा आएगा, इनसाइड पॉइंट पे ज्यादा मजा आता है। हो गया हो गया हो गया, चलो भाई इनसाइड पॉइंट पे आइए। कहां गया इनसाइड पॉइंट? आओ ये रहा। बेटा फिर से हमारे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बोले तो जो भी चार्ज आपने दिया बेचारे के अंदर फैल गया, जो भी चार्ज देने की कोशिश करी वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बेटा ऐसे केस में दिस इज द सेंटर, दिस इज द रेडियस r एंड यहां पे दिस इज द पॉइंट P such that small r is less than capital R. This is the point center. नजर आता है सभी को? इनसाइड पॉइंट दिख रहा है सभी को? बिल्कुल दिख रहा है सर। क्या सभी को इनसाइड पॉइंट दिख गया जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है? बिल्कुल दिख गया सर। क्या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं आप लोग? आई थिंक के क्यू स्मॉल r बाय कैपिटल R का क्यूब था कि स्क्वायर था? जितना मुझे याद आ रहा है यहां पे क्यूब होना चाहिए था, तुम एक बार कंफर्म कर लेना बस। जितना मुझे याद आ रहा है यहां पे कैपिटल क्यू बार बाय R क्यूब बना था। वे कैपिटल क्यू इज द चार्ज ऑन दिस स्फीयर, ठीक है। तो बेटा अगेन क्या करें सर, इसमें भी क्या किया जाए? इसमें भी वही सब कहानी फिर से दोहराई जाएगी। सर हम चाहते हैं कि अब यहां पे पोटेंशियल फाइंड किया जाए स्मॉल r डिस्टेंस पे, P पॉइंट पे। तो चार्ज अगर इंफिनिटी से आएगा, चार्ज अगर इंफिनिटी से आएगा तो पहले उसको सिक्योरिटी चेक देनी पड़ेगी बेटा अंदर घुसने के लिए। चार्ज अगर इंफिनिटी से आएगा तो पहले उसको सरफेस पे आना पड़ेगा, डायरेक्टली वो पॉइंट P पे नहीं जा सकता क्योंकि पॉइंट P इस बार कहां है? स्फीयर के अंदर है। पॉइंट P इस बार कहां है? स्फीयर के अंदर है सर। तो स्फीयर के अंदर अगर पॉइंट P है तो क्या स्फीयर के अंदर घुसने से पहले उसको सरफेस पे आना पड़ेगा? चार्ज को बिल्कुल आना पड़ेगा सर। सो डेल्टा V कैन बी रिटन एज माइनस का इंटीग्रल ऑफ E इनसाइड डॉट डी R। बेटा यहां पे डेल्टा V किसके लिए लिखूं? इनफाइनाइट को देख के लिखूं या फिर S और P के बीच में लिखूं? सर P को क्या लगा कि चार्ज कहां से आ रहा है? S से आ रहा है, क्योंकि P को इनफाइनाइट नहीं दिखता, इनफाइनाइट और P के बीच में S है, इसलिए P को पहले S दिखा और P ने बोला कि चार्ज हमारे पास आ रहा है फ्रॉम द पॉइंट S। जब चार्ज P पॉइंट पे आया तो उसको क्या लगा कि भैया हम S से आए थे, तो फाइनल माइनस इनिशियल S से इनफिनिट, माइनस का इंटीग्रल। बेटा फॉर्मूला लिखो, के क्यू आर डिवाइड बाय आर क्यूब डॉट डी आर, एस से पी की तरफ। सो वी पी माइनस वी सरफेस इक्वल्स टू माइनस का के क्यू डिवाइड बाय आर क्यूब इंटीग्रल ऑफ आर डी आर। बेटा सरफेस पे कैपिटल आर और इनसाइड पॉइंट पे स्मॉल आर होता है। सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होता है और इनसाइड पॉइंट पे स्मॉल आर के बराबर होता है। तो यहां तक की कहानी तो खत्म हो गई, बढ़िया। अगले पेज पे इसको लिखना पड़ेगा, तो इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हुए यहां की कहानी तो खत्म होगी। मुझे नहीं लगता यहां पे और जगह है जिस पे ये लिखूं, अभी कचरा हो जाएगा बिना फालतू में, बेटर है अगले पेज पे करते हैं। सो वीपी माइनस वीएस, वीपी माइनस वीएस इज इक्वल्स टू माइनस का के क्यूब बाय आर क्यूब। बेटा आर का इंटीग्रेशन होता है आर स्क्वायर बाय 2। लिमिट लगेगी कहां से? सरफेस से आ रहे हैं सर, कहां पे? पॉइंट पे, सरफेस से पॉइंट पे आ रहे थे। सो वीपी, बेटा सरफेस पे पोटेंशियल तो तुम भी जानते हो, के क्यू बाई आर होता है। हाँ सर जानते तो हैं हम लोग, कोई बात नहीं, लिखेंगे बाद में भी काम आएगा। बेटा अपर लिमिट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। क्या बात है, जरा ब्रैकेट को तो खोल के देखो क्या बनता है। ब्रैकेट को खोल के देखा तो ये बन गया माइनस का के कैपिटल क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के क्यू आर का स्क्वायर बाय 2r क्यूब।
जो चीजें मरने वाली है वो मार देंगे, तो वीपी माइनस का के क्यू बाय आर इज इक्वल्स टू के माइनस का क्यू आर का स्क्वायर बाय 2r क्यूब प्लस का के क्यू बाय 2r। बेटा ये बात तो समझ गए होंगे कैसे हुआ, आर स्क्वायर से ये आर क्यूब मर जाता है, एक अकेला आर रह जाएगा। अब आगे ये माइनस का के क्यू बाय आर इधर तो भेजो इसको, सो वीपी इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर माइनस में के क्यू आर का स्क्वायर बाय 2r का क्यूब प्लस में के क्यू बाय 2r। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है यार? के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय 2r, सर ये होता है 3 के क्यू बाय 2r माइनस का के क्यू आर का स्क्वायर बाय 2r क्यूब। ये है इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल। This is the formula for the potential at the inside point. This is the formula for the potential at the inside point. चाहो तो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो के क्यू बाय आर को कॉमन निकाल दीजिए। So it can be also written as के क्यू बाय आर कॉमन निकला बेटा, तो यहां पे कहानी बचेगी 3/2 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। बेटा सोचो ना जरा, टू आर बाहर आ गया, हाँ सर आर बाहर आ गया, सो यहां पे 3/2 माइनस का, यहां पे देखो आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर बचेगा, तो ये एक और फॉर्मूला बनता है इनसाइड के लिए, ये भी अच्छा लगता है देखने में। इनसाइड के लिए दोनों ही फॉर्मूले बिल्कुल वैलिड है, कोई मना नहीं करेगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि ये गलत है ये सही है, दोनों ही सही है बेटा। बड़ा मजा आता है जब आप इसको सेंटर पे लेके जाते हो। तो अभी आते हैं सेंटर पे भी, इनसाइड पॉइंट पे भी तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पोटेंशियल होगा, पहले इसको छापो। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करने की प्रक्रिया हमने यहां से शुरू की थी, ठीक है? इसको छापो पहले, नोट किया सभी ने, छाप लिया बढ़िया तरीके से। फिर यहां पे आइए, ये सारे प्रोसेस आपको पता होने चाहिए। इनसाइड पॉइंट के लिए इंफिनिटी से पहले सरफेस पे आओगे, सरफेस से फिर इनसाइड पॉइंट पे जाओगे, ठीक है? अच्छा हो गया, ये हमें मिला फॉर्मूला फॉर द इनसाइड पॉइंट। बेटा सेंटर पे कितना होगा ये भी बता दो, लगे हाथ मुझे। सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी? V एट सेंटर ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। भाई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, बताइए जरा उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है? सर इतना जान चुके हैं, इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर 3/2 माइनस का आर स्क्वायर बाय 2r का स्क्वायर। क्या यही था? चेक करो, अरे वाह मजा ही आ गया। एट सेंटर, सेंटर पे बेटा स्मॉल r हो जाएगा 0। ऑब्वियस ही बात है, सेंटर की बात कर रहे हो यार, जब सेंटर की बात कर ही रहे हो तो मुझे खुद ही बताओ क्या स्मॉल r उस केस में 0 हो जाएगा? अभी यहां पे आप इनसाइड पॉइंट की बात करते हो, अभी आप इनसाइड पॉइंट की बात करते हो, जब यही पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा तो क्या r 0 नहीं हो जाएगा उस केस में? तो अगर उस केस में r 0 हुआ तो v सेंटर का जो फॉर्मूला बनता है इट इज इक्वल्स टू 3/2 के क्यू बाय आर। सेंटर पे पोटेंशियल आएगा 3/2 के क्यू बाय आर। देख लो मेरे बच्चे, कोई समस्या तो नहीं। देखो r 0 होते ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, स्मॉल r 0 होते ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये बनेगा 3/2 के क्यू बाय आर। यार के क्यू बाय आर तो सरफेस का था ना, के क्यू बाय आर तो सरफेस का था ना, तो अगर यहां पे हम देखें तो एक बड़ा ही प्यारा सा रिश्ता हमें मिलता है कि सेंटर पे पोटेंशियल होता है 3/2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एट द सरफेस।
लीजिए मेरे बच्चे, तो ये बातें आपके लिए काम की है। दिस इज ऑल अबाउट AK सर का ज्ञान, और ये ज्ञान बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व के लिए। समझ लो बात को? अरे समझ रहे हो ना? कुछ नहीं किया, इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर चुके थे। इनसाइड पॉइंट के पोटेंशियल में स्मॉल r की जगह 0 पुट कर दिया, क्योंकि सेंटर पे स्मॉल r 0 होता है। तो अभी तक जो हम पोटेंशियल 0 बोलते थे, इस बार सेंटर पे कोई पोटेंशियल 0 नहीं हो रहा है। सेंटर पे पोटेंशियल आ रहा है 3/2 KQ/R। अब यार KQ/R तो सरफेस का भी होता है, तो यहां पे इसको लिख सकते हो 3/2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एट द सरफेस। तो कोई तुमसे पूछ ले कि भाई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कोई तुमसे बोल दे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, तो बोलना इट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एट द सरफेस। तो इसको छाप लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छाप लिया सभी ने? छाप लिया सभी ने? चलो गौर फरमाइएगा कुछ शब्दावली पे। पहली चीज, अगर वो बोले शेल, शेल बोले तो हॉलो होता है ना? तो अगर वो बोले ना शेल, तो समझ जाना हॉलो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रखा, तो फिर कौन सा स्फीयर कंसीडर करोगे? अगर मैं कहूं, नहीं मैं नहीं कहूं, अगर क्वेश्चन में कोई भी स्फीयर मेंशन नहीं है तो क्या करें? कोई भी नहीं लिखते। अगर क्वेश्चन में मैं ये मेंशन नहीं किया कि कौन सा स्फीयर है, तब आप सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर लेना। उस केस में आप क्या करोगे बेटा? सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर लेना इसको। शेल बोलता है हॉलो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है यहाँ पे, बस क्वेश्चन में बोल दिया स्फीयर हैविंग द चार्ज। अब यार मुझे तो पता ही नहीं चला कौन सा स्फीयर है। अगर ऐसी समस्या हो तो सॉलिड स्फीयर कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना फिर आपको, ठीक है? जब तक वो क्वेश्चन में खुद से ना बोले हॉलो है, खुद से अज्यूम मत करना। खुद से अगर बोलता है कि हॉलो स्फीयर है तो ही हॉलो स्फीयर कंसीडर करोगे, अदरवाइज आप हमेशा सॉलिड स्फीयर कंसीडर करेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चे? आती है बातें समझ अच्छे तरीके से? क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए भाई, तो ये सारी बातें कंप्लीट हो गई है। एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक और बचा है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटल शेल। देखो बेटा, शेल बोला है, शेल का मतलब हॉलो, शेल का मतलब हॉलो, हालो, अरे हालो, हालो नहीं हॉलो। हाँ जी, तो देखो भाई कैसा है सर, अंदर एक स्फीयर है जिसपे चार्ज QA है, इसके बाहर एक और स्फीयर है जिसपे चार्ज QB है। भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, अंदर वाले शेल के बाहर एक शेल है, यानी बाहर वाला शेल कैसा हो जाएगा? हालो। अंदर वाला शेल के बाहर एक शेल है, यानी बाहर वाला शेल कैसा होगा? हॉलो। अरे बाहर वाला शेल हॉलो है तभी तो उसके अंदर एक और शेल रखा गया है, ऐसे ही होता ना। अरे एक डब्बे के अंदर डब्बा रख सकते हो ना, क्योंकि वो हॉलो होता है अंदर से। अगर वो डब्बा अंदर से भरा होगा तो दूसरा डब्बा कैसे रखोगे उसके अंदर? तो शेल के अंदर शेल तभी रखा गया है जब बाहर वाला शेल हॉलो है। अंदर वाला शेल पता नहीं सर, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे वो क्या कहना चाहता है, ठीक है? अगर अंदर वाले को भी हॉलो कर लीजिए, अगर अंदर वाले को भी, अंदर वाला शेल अलग अलग केसेस बनते बेटा इस पे। लेट अस एज्यूम, ठीक है, तो इसको भी आप क्या मानेंगे? हॉलो। इसको भी आप क्या मान लीजिए? हॉलो मान लीजिए। बेटा हॉलो मानोगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, सॉलिड मानोगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है बाहर वाला हॉलो होगा, ये कंपलसरी है। बाहर वाला हॉलो होगा ये कंपलसरी है, क्योंकि बाहर वाला सॉलिड हो गया तो उसके अंदर ये एक और स्फीयर आया कहां से? समझ लो? हाँ।
तो बाहर वाला जो स्फेयर है वो तो हॉलो ही होगा, लेकिन अंदर वाला हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अभी मैंने मान लिया हॉलो, सॉलिड के लिए रिजल्ट चेंज हो जाएगा। बेटा सबसे पहली चीज, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए इज ड्यू टू क्यू ए एंड क्यू बी। बेटा ए के सरफेस पे जो पोटेंशियल की बातें करेंगे वो ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा। क्या बोलो बेटा, सही बात है क्या? हाँ बोलो तो बेटा, सही बात है क्या? पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए बोले तो अंदर वाला, अंदर वाले के सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा क्या वो इन दोनों के स्फीयर की वजह से आएगा? हां सर। तो देखो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू बी। बेटा ए की वजह से पोटेंशियल आएगा के क्यू ए डिवाइड बाय अंदर वाले का रेडियस आर ए है। ए की सरफेस पे पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं तो अंदर वाले शेल स्फेयर की वजह से सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू ए बाय आर ए होता है प्लस के क्यू बी डिवाइडेड बाय आर बी। बट बेटा पॉइंट ये है कि अगर इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है क्या इसके इनसाइड पे भी वही पोटेंशियल होगा? हॉलो के लिए आपको याद है V इनसाइड इक्वल्स टू V सरफेस हुआ करता था, तो भाई B वाले के सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसके इनसाइड पॉइंट पे भी वही पोटेंशियल होगा। क्या बेटा A B के अंदर है? हाँ सर। क्या पॉइंट A, ये रहा पॉइंट A, क्या बेटा ये B वाले से अंदर है क्या? बिल्कुल सर, B के अंदर है। B के अंदर मतलब इनसाइड पे सरफेस का पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ A ड्यू टू QB की वजह से के QB बाय RB हो गया। आपको बस इतना सा समझना है कि कब इनसाइड फॉर्मूला लग रहा है, कब आउटसाइड का लग रहा है, कब सरफेस का लग रहा है। ए वाले के खुद के सरफेस पे फाइंड करना है ए वाले के खुद के सरफेस पे फाइंड करना है तो उसका सरफेस का फॉर्मूला लगा दिया। देख रहे हो सरफेस का फॉर्मूला मेंशन करूं यहां पे मैं, दिस इज द सरफेस का फॉर्मूला। और ये वाला ये हमने ये किया सर, इनसाइड का फॉर्मूला लगाया लेकिन बाय चांस वो सरफेस के बराबर होता है क्योंकि ये जो ए पॉइंट है वो बी के अंदर है, ए पॉइंट बी के अंदर है तो इनसाइड पे पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है, तो बी के सरफेस पे जो पोटेंशियल है उससे अंदर भी बी की वजह से पोटेंशियल वही रहेगा। सो बी की वजह से जो पोटेंशियल सरफेस पे है इनसाइड पॉइंट पे भी वही पोटेंशियल रहेगा, तो हमने डिफाइन कर दिया। अब जरा इधर आओ, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बी ड्यू टू क्यू ए एंड क्यू बी। बेटा कैसे डिफाइन करेंगे? वीबी को लिखा पोटेंशियल ड्यू टू क्यू ए। बेटा ए वाले के लिए क्या ये बी आउटसाइड पॉइंट है? हाँ सर। तो फॉर्मूला बनेगा के क्यू ए डिवाइड बाय, बेटा कितने डिस्टेंस पे है ये? आर बी डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे बेटा? आर बी डिस्टेंस पे है। ए वाले के लिए क्या बी आउटसाइड पॉइंट है? हाँ सर। ए वाले के लिए बी आउटसाइड पॉइंट है? हाँ सर। सेंटर से कितना डिस्टेंस पे? आर बी डिस्टेंस पे, तो के क्यू ए बाय आर बी। बेटा बी वाले के लिए वो खुद क्या सरफेस पे है? हाँ सर। तो के क्यू बी बाय आर बी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं बेटा कि आपको बस इतना सा समझना है कि कौन आउटसाइड वाला पोटेंशियल लगा रहा है, कौन सरफेस वाला लगा रहा है। अब देखिए इसके लिए ये हमने इसको बनाया दिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला, क्योंकि ए वाले के लिए बी वाला जो पॉइंट है वो आउटसाइड है तो आउटसाइड का फॉर्मूला लगाया, और बी वाले के लिए बी की पोटेंशियल फाइंड करनी तो सरफेस वाला लगा दिया हमने यहां पे। तो आपको बस इतना सा समझना है कौन सा स्फेयर अंदर है, कौन सा स्फेयर बाहर है, एंड किस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। कौन सा स्फेयर अंदर है, कौन सा स्फेयर बाहर है, और किस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। सिर्फ इतनी सी बात आपको समझनी बेटा। अगर आपको यह आ गया तो आप ये इस प्रकार के सवाल सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये आ गया ना कॉन्सेप्ट, तो इस प्रकार के कैसा भी सवाल आ जाए आपके लिए आसान ही है फिर वो। ठीक है, समझते हो ना बेटा। ए वाला पॉइंट इनसाइड है, बी वाला बाहर है, तो ए पे अगर पोटेंशियल फाइंड करनी है तो दोनों की वजह से पोटेंशियल आएगा, क्यू ए की वजह से और एक क्यू बी की वजह से।
क्यू ए का देखा तो सरफेस वाला पॉइंट, तो सरफेस का फॉर्मूला लगा दिया, के क्यू ए बाई आर है। क्यू बी का देखा इनसाइड पॉइंट, क्यू बी के लिए ये इनसाइड पॉइंट है, तो बेटा इनसाइड पे तो वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पे होता है। सो क्यू बी ने बोला कि भैया इनसाइड का फॉर्मूला वही है जो सरफेस का है, तो क्यू बी ने अपना सरफेस का फॉर्मूला के क्यू बी बाई आर बी सरफेस के लिए। फिर हमने बोला कि ठीक है भाई बी पे पोटेंशियल फाइंड करते हैं, तो हमने बोला बी पे पोटेंशियल क्यू ए और क्यू बी दोनों की वजह से आएगा। क्यू ए के लिए ये बी वाला पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है, तो बेटा आउटसाइड का फॉर्मूला के क्यू बाय स्मॉल आर। बेटा स्मॉल आर यहां पे देखो कितना है, स्मॉल आर आर बी के बराबर है, लिख दिया मैंने। क्यू बी के लिए बी वाला पॉइंट सरफेस पे, तो इसका देखो सरफेस का फॉर्मूला के क्यू बाय आर बी है ना, कुछ भी नहीं इसमें, छाप लो इसको जल्दी से। चलिए भाई हो गया नोट, समझ गए ना बात को, सवाल कर सकते हो इसका। लो भाई एक सवाल दे दिया। सवाल बोलता है कि 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं यहां पे, बेटा स्फेरिकल कंडक्टर बोल दिया, कॉन्सेंट्रिक है यहां पे। दे हैव द रेडियस ऑफ a 2a and 3a and having the charge of minus का q plus का 2q and minus का 4q respectively. If r is the distance of the point under the consideration from the center of the sphere, then the potential due to the given configuration for the values. बेटा ये ऑप्शन नहीं है, पहला केस है r less than a, यानी पहले केस में दिस इज द पॉइंट जहां पे मैं बात कर रहा हूं, दिस इज द पॉइंट जहां की मैं बात कर रहा हूं, और इस पॉइंट पे आपको बताना है पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल, ठीक है। सेकंड केस होगा r विच इज ग्रेटर देन a बट लेस देन 2a, तो r जो है ये पॉइंट जो होगा सेकंड केस आएगा यहां के लिए, q पॉइंट के लिए, जिसमें r की वैल्यू a से तो बड़ी होगी लेकिन 2a से छोटी होगी। तो मेरे पास ऐसे 2 केसेस आते हैं जहां पे मुझे क्या करना है, नेट पोटेंशियल फाइंड करना है। बेटा कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स है, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये सारे हॉलो है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक के अंदर एक तभी रख सकते हो जब हॉलो होते हैं, तो अंदर वाले को भी हॉलो ही कंसीडर करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे अंदर वाला जो स्फेयर है सॉलिड होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, बट अभी हॉलो ही कंसीडर करो इसको और आंसर बताओ क्या आएगा, ठीक है। अंदर वाला स्फेयर भी हॉलो है, बाकी के स्फेयर तो हॉलो होने ही है ना। चलिए भाई, तो बेटा सबसे पहला केस मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, अगला वाला आप खुद से ट्राई करना। फिर सबसे पहला केस मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, अगला वाला आप खुद से ट्राई करना। पॉइंट P को देखो बेटा, क्या वो पहले स्फेयर के अंदर है? हाँ सर, पॉइंट P पहले स्फेयर के अंदर है, तो पहले स्फेयर की वजह से पोटेंशियल जो होगा वो इनसाइड वाला फॉर्मूला होगा, जो कि सरफेस के बराबर ही होता है हॉलो के लिए। बेटा पॉइंट P जो है वो कहां है, पहले वाले के अंदर है, तो पहले वाले के लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओगे वो इनसाइड वाला फॉर्मूला लगाओगे, और वो उतना ही होगा जो सरफेस का होता है। तो ये तो हो जाएगा आई थिंक K माइनस का Q डिवाइडेड बाय, बेटा इसका रेडियस कितना है A। सेकंड वाले स्फेयर की वजह से जो पोटेंशियल आएगा बेटा वो अगेन कहां आएगा, इनसाइड पॉइंट वाला आएगा, जो कि सरफेस के बराबर होता है। बेटा मुझे एक बात बताओ, बेला अच्छा चलो ठीक है छोड़ो, हाँ ठीक है बेटा अभी ठीक है। सो द पॉइंट इज कि सेकंड वाले केस में यहां पे देखो बेटा, सेकंड वाले स्फेयर के लिए क्या पॉइंट P अंदर ही है। अभी मैं Q को हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाता है ना। क्या बेटा सेकंड वाले स्फेयर के लिए पॉइंट P जो है वो अंदर है क्या? हाँ सर अंदर है, और अगर स्फेयर के अंदर पोटेंशियल फाइंड करना है यानी कि सरफेस के जितना ही होता है, बेटा सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे K प्लस का 2Q डिवाइडेड बाय, बेटा इसका रेडियस कितना बोलो तो 2A सर। क्या मेरे बच्चे थर्ड वाले स्फेयर की बात करें तो थर्ड वाले स्फेयर के लिए पॉइंट P इनसाइड पॉइंट है क्या? हाँ सर, पॉइंट P इज द इनसाइड पॉइंट। बाहर वाले स्फेयर के लिए पॉइंट P इज द इनसाइड पॉइंट, तो उसके लिए भी V इनसाइड का ही फॉर्मूला लगेगा, जो कि अल्टीमेटली सरफेस के बराबर होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल माइनस में आ जाता है, तो यहां पे बनेगा K इंटू माइनस का 4Q डिवाइड बाय, बेटा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3A। पहले वाले की वजह से पोटेंशियल आया P पॉइंट पे, वो हमने निकाल के रख दिया यहां पे माइनस का KQ बाय A। दूसरे वाले की वजह से पोटेंशियल आया K इंटू 2Q डिवाइड बाय 2A,
तीसरे वाले की वजह से पोटेंशियल आया k इंटू माइनस का 4q डिवाइड बाय बेटा इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3a, है ना। अब क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 3 माइनस का k क्यूब बाय a प्लस का 2k क्यूब बाय 2a माइनस का 4k क्यूब बाय 3a। बेटा ये बात से सहमत हैं आप लोग? नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय पहले की वजह से पोटेंशियल, दूसरे की वजह से पोटेंशियल, तीसरे की वजह से पोटेंशियल, माइनस के क्यू बाय a प्लस 2k क्यू बाय 2a प्लस माइनस का 4k क्यू बाय 3a। यहां पे देखिए सारी बातें समझ आती है बेटा। 2 से तो 2 मर जाएगा, माइनस का k क्यू बाय a प्लस का k क्यू बाय a माइनस का 4k क्यू बाय 3a। क्या ये बात सही है बेटा? k क्यू बाय a से तो k क्यू बाय a मर जाएगा एंड योर आंसर कम्स आउट बी माइनस का 4k क्यू डिवाइड बाय 3a। तो ये कहां पे आया पोटेंशियल हमारे पास? सर P पॉइंट पे आया एंड द P पॉइंट जो था वो सबसे अंदर वाले स्फीयर के अंदर था। सबसे अंदर वाले स्फीयर के भी अंदर जो पॉइंट था वो P था, वहां पे पोटेंशियल निकाल दिया। सेकंड केस वो बोलता है R A से बड़ा होगा लेकिन 2A से छोटा होगा। ये कौन सा केस बनने वाला है बेटा? यहां पे पॉइंट Q के लिए, क्योंकि जब हम पॉइंट Q की बात करें तो बेटा R A से बड़ा है लेकिन 2A से छोटा है। तो अब हम Q के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो A वाले पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया था यहां पे। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं फॉर द B पार्ट, है ना। तो B पार्ट को सॉल्व करा हम लोगों ने। फॉर पॉइंट Q, ये वो जगह है जहां पे A से बड़ा था R लेकिन 2A से छोटा था। तो V1 बेटा पहले वाले के लिए क्या वो आउटसाइड पॉइंट है? पहले वाले के लिए बेटा, पहले वाले स्फीयर के लिए क्या वो एक आउटसाइड पॉइंट है? देख लो जरा, पहले वाले स्फीयर के लिए क्या Q इज द आउटसाइड? अरे ऐसा Q मत लिखो, Q ऑलरेडी चार्ज भी है, कंफ्यूजन हो जाएगा। लेट्स से हमने इसको नाम दिया X। पहले वाले स्फीयर के लिए क्या ये X पॉइंट बाहर है? हाँ सर। तो पहले वाले स्फीयर के लिए ये X पॉइंट जो है वो बाहर हो जाएगा। इसको भी मैं बदल देता हूं, Q ऑलरेडी चार्जेस है, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा बेटा बाहर, और आउटसाइड पॉइंट होता है K Q बाय स्मॉल r, वो भी माइनस के साथ आएगा। बेटा सेकंड वाले के क्या वो इनसाइड पे है, जो कि सरफेस के बराबर होना चाहिए? बेटा देख लो एक बार, सेकंड वाले स्फीयर के लिए क्या वो एक्स वाला पॉइंट स्फीयर के अंदर है? जी हां सर, सेकंड वाले के लिए ये एक्स पॉइंट अंदर है। सिमिलरली थर्ड वाले के लिए भी एक्स पॉइंट कहां, अंदर है या बाहर है? अंदर है सर। तो चलिए मेरे बच्चे, सेकंड वाले के लिए भी इनसाइड पॉइंट लगाएंगे, थर्ड वाले के लिए भी इनसाइड लगाएंगे। और क्योंकि हॉलो है तो हॉलो के केस में इनसाइड वाला सरफेस के बराबर ही होता है। तो K इंटू 2Q डिवाइड बाय 2A। V3 ये भी इनसाइड पे ही आएगा बेटा, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू सरफेस वाला, इक्वल्स टू K इंटू माइनस का 4Q डिवाइड बाय 3A। सबको ऐड किया बेटा, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट X इज गिवन बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। बेटा V1 की जगह माइनस का K क्यू बाय आर, V2 की जगह प्लस का K क्यू बाय कैपिटल R, सॉरी 2A, सॉरी A, और यहां पे माइनस का 4K क्यू डिवाइड बाय 3A। इस बार R आ गया जो कि A के बराबर नहीं है, वो A से बड़ा है ना। तो इस बार आंसर यही रहेगा आपका। फिर चाहो तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, माइनस का K क्यू बाय आर, ये तो चलने दो। यहां पे देखो बेटा, इनका कुछ बन सकता है क्या सर? यहां से प्लस का K क्यू बाय A कॉमन निकाल दीजिए, तो 1 माइनस का 4 बाय 3 हो जाएगा ये। तो आई थिंक ये बनेगा माइनस का K क्यू बाय 3A। तो Vx इक्वल्स टू माइनस का K क्यू बाय आर माइनस का K क्यू बाय 3A। दिस इज द
पोटेंशियल एट द पॉइंट x, ये x पॉइंट कहां था, a और 2a के बीच में। ऐसे ही फर्दर केसेस और बनते जाएंगे बेटा। हो सकता है थर्ड केस बना दे जिसमें r जो है वो 3a से छोटा हो लेकिन 2a से बड़ा हो। फिर फोर्थ केस बनेगा जिसमें r हो सकता है 3a से भी बड़ा हो। तो ये आपके होमवर्क है बेटा, खुद से ट्राई जरूर करना इनको। ये आपके होमवर्क हो जाएंगे, इनको आप खुद से ट्राई करना। जैसे मैंने ये अप्रोच बताई है वही अप्रोच सी और डी के लिए भी आपको लगानी है। इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन मेहनत कर रहा है। यहाँ पे दोगे ना आंसर इसके? चलिए बेटा, तो आई होप ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तो समझ जाओगे, है ना? ऐसे वाले सवाल आ जाएं तो समझ जाओगे ना तुम लोग। तो इसको छाप लो पहले जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने? यहां पे आइए, ये लिखो। हो गया? यहां पे आओ बेटा, ये भी लिख लो। डन? चलिए बेटे, तो अगला सवाल क्या कहता है? अ वेरी स्मॉल स्फेयर ऑफ मास 80 ग्राम हैविंग द चार्ज क्यू। बेटा एक बहुत छोटा सा स्फेयर है जिसका मास हमारे पास 80 ग्राम है, इसके ऊपर चार्ज है क्यू, इज हेल्ड एट अ हाइट ऑफ 9 मीटर वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ अ फिक्स्ड कंडक्टिंग स्फेयर। दिख रहा है एक छोटा सा स्फेयर, इसका मास है 80 ग्राम। कितना मास है इसका? 80 ग्राम है बेटा। इसको इस बड़े वाले स्फेयर के सेंटर से 9 मीटर के ऊपर रखा हुआ है। इसका रेडियस जो होगा वो 1 मीटर का है। इस पे भी उतना ही चार्ज है बेटा जितना चार्ज यहां पे है। तो आप देख सकते हो ये भी प्लस का क्यू है, ये भी प्लस का क्यू है, तो दोनों पे बराबर चार्ज है। जब मैं इस छोटे से स्फेयर को यहां से छोड़ दूं बेटा, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि इसका कुछ मास है, इस पे लगेगा mg वाला फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो नीचे आएगा। जैसे जैसे वो नीचे आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू होगा और कुछ समय पे इसको दोबारा से रिपल्शन मिल जाएगा। बेटा क्या हो रहा है अभी यहां पे, इन दोनों चार्जेस को हमने देखा तो ऐसा लगा जैसे कि दोनों पे सेम चार्ज है, तो यहां पे दोनों में लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स। स्टार्टिंग में ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये जो चार्ज है ये स्फीयर नीचे जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आएगा बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे जैसे इनके बीच का सेपरेशन कम होता जाएगा, तुम जानते हो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जैसे जैसे आर कम होगा इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरियां कम होगी, इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा और वो mg से ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज द टाइम, ऑलमोस्ट जब वो यहां पे पहुंच जाएगा, सो दिस इज द टाइम जब इस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स mg से बड़ा हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स mg से बड़ा हो गया, ये फिर से दूर भाग जाएगा। देखो बेटा, when released it falls until it is repelled back just before it comes in contact with the sphere। बिल्कुल एकदम जस्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, जस्ट पास में आके इस पे रिपल्शन फोर्स लगा और ये ऊपर चला गया वापस। तो बताइए बेटा चार्ज का वैल्यू Q कितना होगा? Q का वैल्यू बताना है आपको कितना होगा। Q का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। बता पाओगे? सोचो जरा क्या आंसर हो सकता है इसका। भाई मुझे एक बात बता दो ना, यहां पे अगर मैंने Q चार्ज रखा हुआ है और इस Q चार्ज से यहां पे नीचे एक और Q चार्ज रखा हुआ है सच दैट इनके बीच का सेपरेशन 9 मीटर का है एंड ये रेडियस इसकी 1 मीटर की है। बताओ बेटा क्या क्या हो सकता है? सर अभी स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे था और जैसे आपने छोड़ा तो यहां पे भी इसकी वेलोसिटी 0 हुई और अब ये दोबारा ऊपर जा रहा है। ऐसे ही होता है ना बेटा, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। पहले ग्रेविटी ज्यादा था इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो वो नीचे आने लगा आने लगा आने लगा। अब जैसे वो यहां पे आया इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो गया मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होने की वजह से अब ये रुका और अब ऊपर क्या बेटा, डायरेक्शन चेंज करने के लिए रुकना पड़ता है ना कहीं पे। जब जैसे मैं 1 डायमेंशन मोशन कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं और मुझे डायरेक्शन चेंज करनी तो मुझे रुकना पड़ेगा, रुक के घूमना पड़ेगा, फिर मैं चल सकता हूं।
तो वैसे ही कहानी इस बेचारे के साथ हुई, तो यहां पे इसको रुकना पड़ा। जैसे वो यहां पे रुका, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई। मतलब कि 2 पॉइंट मैं मार्क करने जा रहा हूं, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट बेटा, जो कि सरफेस के बिल्कुल करीब है। दूसरा पॉइंट जो सरफेस के बिल्कुल करीब है, एक तो पहला पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट। बेटा दोनों ही पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो 0 ही आ रही है। क्या बेटा यहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं? सिर्फ सर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है। जी हां सर, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही लग रहे हैं। और जब कंजर्वेटिव फोर्सेस ही लगते हैं तो आप एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा जब कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल कर लेना। जब जब कंजर्वेटिव फोर्सेस लगते हैं तब तब एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो बेटा यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बनेगी और एक बनेगी कौन सी वाली? एक तो इलेक्ट्रिक वाली और एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी ग्रेविटेशन वाली। ग्रेविटेशन वाली बनती है mgh, पोटेंशियल एनर्जी वाली बनती है k क्यू स्क्वायर बाय, ये सेपरेशन कितना? 9। ये पहली जगह पे। बेटा सेकंड जगह पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली जो बनती है वो होती है 0। नहीं सर, अभी भी कुछ बनेगा। mgh सरफेस पे आए हो, लेकिन यहां पे h की जगह 1 हो जाएगा, यहां पे h की जगह 9 हो जाएगा। और एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी इलेक्ट्रिक वाली। बेटा इलेक्ट्रिक वाली यहां पे कितनी हो जाएगी? k क्यू स्क्वायर बाय 9 की जगह इस बार 1, क्योंकि जैसे वो यहां पे था तो सेपरेशन था 9, जैसे यहां पे है सेपरेशन हुआ 1। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे अब हम लोग, है ना। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन। यहां पे पहले रेस्ट पे था, काइनेटिक एनर्जी 0 हुई। यहां पे भी रेस्ट पे आया, काइनेटिक एनर्जी 0 हुई। यहां पे था, हाइट पे था, हाइट पे होने की वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई गिवन बाय mgh। हमने रेफरेंस यहां पे ले रखा है बेटा, हमने रेफरेंस जो है वो यहां पे मान के रखा है, दिस इज द रेफरेंस। और रेफरेंस पे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, पोटेंशियल 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है। तो रेफरेंस लिया यहां से ऊपर 9 मीटर है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 9। यहां पे देखो बेटा ये 1 मीटर का है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो k, इसका चार्ज ये जब नीचे आएगा q इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर, और दोनों के बीच का सेपरेशन 1। यहां पे चार्ज q, यहां पे चार्ज q, दोनों के बीच का सेपरेशन 9, तो k q1 q2 बाय 9। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो यही पढ़ा था हम लोगों ने, k q1 q2 बाय r। यहां पे q1 q2 दोनों बराबर है, q के बराबर, इसलिए k q स्क्वायर, और दोनों के बीच का सेपरेशन यहां 9 है, यहां पे 1 है। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। हमें क्या फाइंड करना है मेरे बच्चे? यहां पे q फाइंड करना है हम लोगों को। सो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, और एनर्जी कंजर्वेशन का जब आपने यहां पे इस्तेमाल किया तो क्या होगा भाई? एनर्जी कंजर्वेशन लगाई तो यहां पे टोटल एनर्जी एट द पॉइंट 1 इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट द पॉइंट 2। बट यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी आती है, पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, और पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रिक वाली और ग्रेविटेशन वाली दोनों आती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रिक वाली और ग्रेविटेशन वाली दोनों ही आती है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाली प्लस पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक वाली एट द पॉइंट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली एट द पॉइंट 2। बेटा इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 था, फाइनली भी काइनेटिक एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक वाली k क्यू स्क्वायर बाय सेपरेशन कितना 9 प्लस ग्रेविटेशन वाली mg इंटू 9 इज इक्वल्स टू, बेटा यहां पे k क्यू स्क्वायर बाय 1 प्लस mg इंटू h की जगह पे 1। मेरे बच्चे इसको उधर ले आओ या फिर इसको उधर भेज दो, तो ये mg इंटू 9 माइनस का mg इंटू 1 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा? के क्यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस में के क्यू स्क्वायर अपॉन 9। ये के क्यू स्क्वायर बाय 9 इधर चला गया और mg इंटू 1 इधर आ गया। बेटा ये बनेगा 8 mg इज इक्वल्स टू 8 के क्यू स्क्वायर बाय 9।
क्या क्या कट सकता है? देखो भाई कैलकुलेशन वाली बातें हैं, सिर्फ 8 से 8 मर जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा, इसके अलावा और कुछ भी नया नहीं है इसमें, सब पुरानी बातें हैं सारी। मास कितना है? 80 ग्राम से, तो 80/1000 मास की जगह पुट किया। जी का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं, इक्वल्स टू बेटा के की जगह 9 × 10⁹/9 इंटू बेटा यहाँ पे क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। के का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, अपॉन में भी 9 चल रहा था, इंटू क्यू स्क्वायर। 9 से 9 मर जाएगा, ठीक है, 2 0 से ये 2 0 मर जाएंगे, सो 8/10 इज इक्वल्स टू 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर। बोलो मेरे बच्चे, सहमत हो मेरी बातों से? सो यहां से क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू बनेगा इट विल बी और 8/10⁻10 हो जाएगा। क्यू का वैल्यू बनेगा √8/10⁵, ठीक है, तो कैन बी रिटन एज √8 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस में दे रखे हैं। सर ये माइक्रो कूलम में बोल रहा है सारी बातें, ये किस में बोल रहा है? माइक्रो कूलम में बोल रहा है। तो माइक्रो कूलम के हिसाब से क्या करें? माइक्रो बोले तो 10⁻⁻6, अच्छा 10⁻⁻6, तो एक काम करेगा, पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो। अगले पेज पे करता हूं, Q इज इक्वल्स टू √8 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। बेटा पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो Q बनता है 10√8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। देखो ये 10⁻⁻6 हो गया, 10√8 इंटू माइक्रो कूलम। बेटा 8 को लिख सकते हैं क्या? 10√4 इंटू 2 माइक्रो कूलम, 4 बाहर आ जाएगा, 20√2 माइक्रो कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन द स्फीयर्स। तो इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है इसमें और इससे ज्यादा। आपने जो दिमाग लगाना था वो यहां पे लगा दिया है, आपने जो दिमाग लगाना था वो यहां लगा दिया है। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है, वो इसलिए लगाया क्योंकि यहां पे जो फोर्स लग रहे हैं वो दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव है। जब जब कहानी में कंजर्वेटिव फोर्स चलते जाते हैं तब तक हमें कोई आपत्ति नहीं है, बिना सोचे समझे एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, तो जहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस थे एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई मना नहीं करेगा। पहले पॉइंट पे बॉडी रेस्ट पे थी तो इसके लिए उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। दूसरी बॉडी फिक्स्ड है, उसके साथ काइनेटिक एनर्जी का कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ हम इस पार्टिकल के लिए ही एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, हम सिर्फ इस पार्टिकल के लिए ही एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। दूसरा तो फिक्स्ड है, उसका तो क्या है, वो मूव ही नहीं करेगा, समझ रहे हो ना बेटा। फिक्स्ड कंडक्टिंग स्फीयर लिखा है ना यहाँ पे, फिक्स्ड कंडक्टिंग स्फीयर। हाँ, तो ये जो बड़ा वाला स्फीयर है ये तो फिक्स्ड है, इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करोगे। तो जो भी आप छेड़खानी कर सकते हो वो सिर्फ इसके साथ कर सकते हो। गॉट इट बेटा, समझते हो ना बात को? चलिए भाई, बहुत ही शानदार। इसको छाप लो जल्दी से, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? इधर आइए, ये सारी बातें लिख लीजिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स भी है बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक वाली, दोनों लगाएंगे यहां पे। इसको लिख लीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर आया है। हो गया बेटा नोट? चलिए भाई, तो आगे बढ़े, अगला सवाल देख लें। बोला गया है एक मेटल का स्फीयर है ए जिसका रेडियस है स्मॉल ए, ठीक है। तो यहां पे ये आपको एक मेटल का स्फीयर दिख रहा होगा जिसका रेडियस स्मॉल ए है, ये है वो मेटल का स्फीयर। जिसका रेडियस है ए, इसका जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा V। ऑब्वियस ही बात है सर, इस पे अगर आपने चार्ज दे दिया है तो जो भी चार्ज आप दोगे वो इसके सरफेस पे रहेगा, क्योंकि पहली बात आपने खुद ही बोला इट इज अ मेटल का स्फीयर। बेटा इसको जो भी चार्ज आपने दिया वो इसके सरफेस पे रहेगा, बिकॉज इट इज अ मेटल स्फीयर। मेटल स्फीयर बोले तो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये मेटल बोले तो कंडक्टर, तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है और जो भी चार्ज इसको दोगे इसके सरफेस पे रहेगा। तो इस पे
पोटेंशियल जो आएगा दैट इज गिवन बाय के क्यू बाय ए, इस पे जो पोटेंशियल आएगा इट इज गिवन बाय के क्यू बाय ए, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर. What will be the potential if it is enclosed by a spherical conducting shell B? बेटा ये एक conducting spherical shell B है, it is enclosed and इसका रेडियस है B and दोनों को मैंने कनेक्ट किया. आप देख सकते हो बेटा दोनों ही आपस में कनेक्टेड है, हो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो दोनों में चार्ज का फ्लो होगा. कब तक? जब तक दोनों पे बराबर का चार्ज ना आ जाए. तो यही बोल रहे हैं. What will be the potential if it is enclosed by a spherical conducting shell B of radius B and then the two are connected by a wire? बेटा जैसे ही आपने इसको वायर से कनेक्ट किया तो ऑब्वियस ही बात है जो भी चार्ज इसके ऊपर है वो बाहर वाला तो शेल क्या चाहता है, हमें चार्ज दो, हम भूखे हैं. तो जैसे इसको कनेक्ट किया चार्ज आया इसके ऊपर, ये चार्ज चला गया उसके ऊपर, सारा चार्ज चला जाएगा. हाँ बिल्कुल, वो छोटा वाला स्फीयर है वो बेचारा क्या ही कर लेगा, जितना भी चार्ज है बड़े वाले पे जाएगा. सो नाउ पोटेंशियल स्मॉल वाले की बात करें, ए की बात करें, तो ये तो था बेटा के क्यू बाय ए है ना, और ये उन्होंने बोला था v के बराबर होगा. तो बेटा जो चार्ज आ रहा था इट इज ए वी बाय के. क्या ये बात से सहमत है आप लोग? जो चार्ज था इट इज ए वी बाय के. यहां तक तो सब बढ़िया चल रही थी कहानी. जैसे आपने इसको बाहर वाले शेल के साथ कनेक्ट किया तो सारा का सारा चार्ज अब बाहर बड़े वाले पे जाना चाहता है, तो B पे जो पोटेंशियल आएगा इट इज गिवन बाय के क्यू बाय इसका रेडियस B हो जाएगा. बेटा देखो बाहर वाला क्या है, हॉलो है सर, ये इट इज हॉलो. हॉलो है तो जो भी चार्ज होगा वो सारा का सारा चार्ज यहां से निकल के कहां आएगा, इसकी सरफेस पे आ जाएगा. सारा चार्ज निकल के कहां आएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा. और इसके सरफेस पे चार्ज आ गया मेरे बच्चे, तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है इट इज गिवन बाय के क्यू बाय बी, और क्यू की वैल्यू ए वी है तो के अपॉन बी डॉट क्यू की जगह ए वी अपॉन के से के मर जाएगा एंड योर आंसर कम्स आउट बी ए वी बाय बी. तो बेटा यहां पे बी पे जो पोटेंशियल आएगा इट इज गिवन बाय ए वी अपॉन बी. दिस इज द फाइनल आंसर. तो AV upon B is the potential at the surface of B. ये बात तो समझ गए ना बेटा. ये क्या था, चार्ज इसको दे रखा था, जैसे आपने इनको आपस में कनेक्ट किया चार्ज का सप्लाई हो गया. ठीक है, तो चार्ज का फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, है ना. तो बड़ा वाला स्फीयर था उसका रेडियस ज्यादा है लोअर पोटेंशियल पे, छोटा वाला स्फीयर रेडियस कम है हायर पोटेंशियल पे. ये हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे चार्ज का फ्लो हायर से लोअर पे चला गया, तो इस पे क्यू चार्ज था, वो क्यू आ रहा था ए वी अपॉन के. ये चार्ज चला गया बाहर शेल के ऊपर, शेल के ऊपर चार्ज आएगा क्यू, तो शेल के सरफेस पे पोटेंशियल आएगा के क्यू बाय बी, वे बी इज द रेडियस ऑफ द शेल. क्यू कितना था, ए वी अपॉन के, क्यू की जगह ए वी अपॉन के पुट किया, सॉल्व किया, वी गॉट द आंसर ए वी अपॉन बी. तो बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल आता है इट इज ए अपॉन बी इंटू वी. ये हमारा फाइनल आंसर है. तो इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलिए भाई, छाप लिया होगा सभी ने, ये क्लियर रहेगी सारी बातें, बहुत बढ़िया. तो बेटा यहां पे हमारा पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कंप्लीट होता है. मैं नहीं बोलूंगा कि पूरा कंप्लीट हुआ, पिक्चर अभी बाकी है, अभी कुछ केसेस और है, कुछ सवाल और है जो मैं आपको कराऊंगा. यहीं से कहानी अगले लेक्चर में अभी शुरू करूंगा. स्टार्टिंग में कुछ सवाल जो कि स्फीयर पे बेस्ड होंगे वो कराऊंगा, ताकि आपको थॉट और क्लियर हो कि स्फीयर पे पोटेंशियल फाइंड करने के क्या क्या तरीके होते हैं. बाकी आपको इसके डीपीपी सॉल्व करनी है. डीपीपी कहां मिलेगी उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जाइए. वहां पे जाके आपको जाना है सिर्फ IIT JEE में. IIT JEE पे जैसे क्लिक करते हो बेटा यहां पे एक और पेज खुलेगा जिसमें फिजिक्स आपको दिख जाएगा, एंड जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करते हो मेरे बच्चे तो एक और पेज आपके सामने आता है जहां पे आपके काम की चीजें यही हैं, वॉच ऑल वीडियोस. बेटा यहाँ पे सारे लेक्चर्स, डीपीपीज, उनके सॉल्यूशन सब कुछ है बेटा यहाँ पे. ठीक है, तो जितनी भी चीजें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो हर एक चीज प्रॉपर सीक्वेंस में हमने यहां अरेंज करके रख दी है, सो दैट आपको कभी कोई वीडियो ढूंढनी ना पड़े. तो रादर देन कि आप YouTube पे जाके वीडियो को सर्च करते हो, बेटर है आप वेबसाइट पे आके अपने वीडियोस को देखिए. यहां पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, सारी चीज आपको इजीली मिल जाएगी, आपका टाइम बचेगा और ये फ्री भी है आपके लिए.
तो बेटा ऐसा तो होगा नहीं कभी कि वेबसाइट पे आए 2 लेक्चर देखे तो सब्सक्रिप्शन की डिमांड की जाए। यहां पे कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है और ये फ्री ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे आके लेक्चर देखा करो, ज्यादा बेटर है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा देना, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। इसके अलावा अपने दोस्तों तक ये सेशन जरूर पहुंचाइए, उनको बोलिए कि भाई अगर आप भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडवांस लेवल तक जाना है तो मैग्नेट ब्रेन्स आके ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि उसी में उनको फायदा मिलेगा, राइट। बाकी सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करना। और बस इतनी ही बातें हैं आज के सेशन के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।